नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली हमारी, वो मैं पहले बता दूं आपको आईटी ट्रेंड्स की। आईटी ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर और डीसीए सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो है बीसीए में भी कुछ सेमेस्टर है आगे, उसमें भी ये देखने को मिलती है। हालांकि अपने को दो को फोकस करना है, डीसीए सेकंड सेम और जो है आपका पीजीडीसीए सेकंड सेम। ठीक है, तो आप सभी पहले जो है सभी लोगों को लेकर आइए, यहाँ पे शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले सभी लोग। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट सूचना यहाँ पे दे देता हूँ। जिस भी जो है स्टूडेंट को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं मिला है, तो मैं उसको बता दूँ, यहाँ पे SSW एजुकेशन PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको देखने को मिलेगा विभिन्न PDF और जो भी लिंक है, जो मैं इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे देता हूँ, और कुछ वीडियोस है जो आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, तो उनकी लिंक यहाँ पे मिल जाती है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपको PDF ढूंढने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप इसमें क्लिक करोगे अपने मोबाइल में, तो आपको फाइल्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। फाइल्स में जाओगे तो आप देख लीजिए, आपको जो भी PDF चाहिए आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प कर दूंगा। पर देखिए, कोशिश कीजिए कि आप जो है मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन, तो सिंपल सी बात है, जो स्मार्टफोन चलाता है वो स्मार्ट तो हो गई। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैं बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ शेयर करता हूँ, तो आप थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इतनी कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। अगर किसी और पर्सन को नहीं मिल रहा है तो आप उसको भी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करिए। देखिए, मैं आपके लिए जो इतनी हेल्प करता हूँ, तो आप जो है आप किसी और के लिए तो थोड़ी सी हेल्प कर ही सकते हैं। साथ ही आप जो है ये टेलीग्राम चैनल और अपने मित्रों को भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, जब आप इसी में मतलब जिस चैनल में आप वीडियो देख रहे हो, तो उसी में आप जाओगे कहाँ पे, प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगी पीजीडीसीए डीसीए सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको पेपर कैसे देना है, पे तैयारी कैसे करना है, आईटी ट्रेंड्स का कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकंड जो पेपर है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, उसका पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डीसीए वालों के लिए इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सेपरेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। डीटीपी का कंप्लीट पेपर देखने को मिलेगा, मल्टीमीडिया का, टैली का। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको कोरल ड्रा सेपरेट है, ASP.NET का आपको कंप्लीट मिलेगा। साथ ही यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी का प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट ये देखने को मिलेंगी। इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसको आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, थोड़ा सा काम अपने अपने तरफ से भी कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और छोटे छोटे टिप्स मैं यहाँ पे डालता हूँ, अरविंद टिप्स, इसी का पार्ट है यूनिट ऑफ SSW एजुकेशन। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए, ये हमारी हो गई विशेष सूचना। अब हम जो है हम काम की बात करते हैं। काम की बात तो अभी भी और हो रही थी, पर अब जो है ज़्यादा काम की बात, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपको टोटल मिलती है 5 यूनिट। कितनी यूनिट मिलती है? 5 यूनिट। 5 यूनिट मिलती है। 5 यूनिट में मिलते हैं आपको 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में से आपको करना होता है 5 क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करना होता है। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। पेपर कैसा आएगा, पेपर भी बता दिया मैंने आपको इसके पहले, अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था ई गवर्नेंस के फायदे और सीमाएं। तो पहले मैं आपको आईटी ट्रेंड का जो सिलेबस है वो दिखा देता हूँ। देखिए, आईटी ट्रेंड के सिलेबस की अगर बात करें तो आईटी ट्रेंड का सिलेबस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में और डीसीए सेकंड सेमेस्टर में। बस अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे आईटी ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे सिर्फ आईटी ट्रेंड है। तो ये मुख्य अंतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो पहली यूनिट में आपको मिलता है ई गवर्नेंस, साइबर क्राइम वगैरह। दूसरी यूनिट में आपको मिलता है ई कॉमर्स वगैरह। ठीक है, तीसरी यूनिट में आपको देखिए ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित। तीसरी यूनिट में आपको मिलता है वायरलेस कम्युनिकेशन। चौथी यूनिट में मिलता है आपको एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, बिग डाटा। उसके बाद पाँचवीं यूनिट में मिलता है आपका एमआईएस। अब डीसीए की अगर बात करें तो डीसीए वालों को अगर ये पूरा चीज़ पढ़ भी लेते हैं तो देखिए, ई कॉमर्स आपका जो डीसीए का है वो इस सब्जेक्ट में तो नहीं है, परंतु ई कॉमर्स जो है आपका सेकंड पेपर में मिलेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए।
MIS वाला जो है आपका यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो PGDCA वालों के लिए कंप्लीट है, और DCA वालों के लिए ये वाला जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना। DCA वालों के लिए दो टॉपिक और कौन कौन से हैं? DCA वालों के लिए मल्टीमीडिया से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि PGDCA फर्स्ट का मल्टीमीडिया वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपका जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अलग से कोई चीज़ नहीं है, आपको कंप्लीट पढ़ना है। DCA और PGDCA वालों को यहाँ पे जो है रेगुलर पढ़ना है। तो 5 यूनिट यहाँ पे हम कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे ई गवर्नेंस। तो देखिए, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक हम किसे बोलते हैं? जहाँ पे कंप्यूटर और इंटरनेट का हेल्प ले लिया जाता है। जहाँ भी कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प ले ली जाती है वो बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक को पूरा न लिख कर क्या लिखते हैं? ई, यानी कि ई गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन या ई प्रशासन हम किसे बोलते हैं? तो प्रशासन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, वो कहाँ तक आती है? सिटीजन तक, यानी कि जनता तक आती है। कैसे आती है? चाहे तो वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में आए, जैसे भी आए। तो पहले के समय में तो ऑफलाइन आती थी। पहले के समय में कैसी आती थी? ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि फॉर्म भरवाए जाते थे, उनको पोस्ट किया जाता था, बहुत सारा काम है जो उन पर जो है अप्रूव किया जाता था। सारी चीज़ों का लाभ इस प्रकार मिलता था। बहुत ज़्यादा समय नष्ट होता था, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो उन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एक अहम पहल की गई, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। मतलब जो गवर्नमेंट है अब ये सारी जो योजनाएं हैं, सारी जो सेवाएं हैं, वो कैसे दे रही है? सीधे कंप्यूटर और मोबाइल की सहायता से घर बैठे व्यक्ति को मिल जा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस जब हमने बोले कंप्यूटर और मोबाइल की सहायता से, तो इसमें देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पहला इलेक्ट्रॉनिक विभाग 1970 में देखने को मिला, और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई। ई शासन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन या इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन की दिशा में ये पहला कदम देखने को मिलता है। तो आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। इसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं या इसके कार्य होते हैं। तो आपको एग्जाम में आता है कि विभिन्न कार्यों को समझाइए, तो आपको बताना है ऑनलाइन बैंकिंग हम इसमें कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें जो है हम पहले ऑफलाइन करते थे बैंकिंग के माध्यम से, तो हम जो है अब कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से ये सारी ऑनलाइन बैंकिंग को हम जो है घर बैठे ही जो है हम काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड कुछ जानकारी देखना है, बहुत सारी जानकारी हमको यहीं पे देखने को मिल जाती है ऑनलाइन। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको GST देखने को मिलता है ऑनलाइन। देखिए, जो भी व्यापारी है, व्यापारियों की अगर बात करें तो जितने भी व्यापारी की बात करें, व्यापारी लोग जो है GST आपका आया 2017 में। 2017 में मतलब आप देख सकते हैं 2017 में आपका GST आया है। तो वहाँ से आप देखोगे सभी व्यापारियों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ देना होता है हर मंथ की 23 तारीख को। तो वो ऑफलाइन न देकर कैसे देते हैं? ऑनलाइन। कैसे है ये? किस माध्यम से? मतलब ई गवर्नेंस की ही एक पहल मानी जाती है। बिल पेमेंट, चाहे बिजली बिल हो, चाहे आपका डिश टीवी का बिल हो, चाहे वाटर बिल हो, जो भी बिल हो, सारे बिल आप ऑनलाइन पे कर देते हैं अपने मोबाइल की सहायता से। तो ये भी क्या है? ई गवर्नेंस की सहायता से आप कर सकते हैं। अब कौन से एप्लीकेशन से करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए, आपको ऑनलाइन ID कार्ड बन जाता है। आप चाहे विजिटिंग कार्ड ले लो, ठीक है। विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हैं कौन कौन से। विजिटिंग कार्ड तो हम छपवाते हैं, परंतु अगर बात करो आप ID, वोटर ID की बात करें, तो वोटर ID कार्ड आपका ऑनलाइन बन जाता है। दूसरी चीज़ अगर बात करो, पैन कार्ड आपका ऑनलाइन बन जाता है, आधार कार्ड आपका ऑनलाइन बन जाता है। ये सब ID कार्ड आपके कैसे हो गए? ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि ई गवर्नेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। इनकम टैक्स आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, टिकट बुकिंग में आपका एयरलाइन टिकट, ट्रेन टिकट, और उसके बाद जो है आपका बस टिकट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये फंक्शंस हो गए किसके? ई गवर्नेंस के। तो अगर ई गवर्नेंस पूछा जाता है, ई गवर्नेंस क्या है, उसके टास्क बताइए, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखी भी है, इनको आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाता है इसके टाइप्स। तो टाइप्स आप लिखोगे 4 प्रकार के होते हैं। गवर्नमेंट जो अपनी योजना है, अपना कम्युनिकेशन है, सर्विसेज है, वो कैसे कम्युनिकेट करती है, किस किस से ट्रांसफ़र होता है वो? एक तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफ़र हो रही है सेवाएं, योजनाएं जो भी है, तो उसे बोलते हैं G2G। अगर गवर्नमेंट से सिटीजन तक आ रही है, जनता तक, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C हो जाता है। अगर गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय की ओर तरफ आ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो G2E हो जाता है। और बिजनेसमैन भी है हमारे भारत के अंतर्गत बहुत सारे, तो G2B भी हो जाता है। तो ये 4 प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स आप लिख देना, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे टाइप्स में 4 कैटेगरी आ जाती है। G2G आ जाता है, G2C आ जाता है, G2B आ जाता है, और G2E आ जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर टाइप्स पूछा जाता है ई गवर्नेंस के, तो आप इस चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं।
फिर आपसे पूछा जाता है इसके स्टेप्स बताइए। ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेप्स आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटराइजेशन। सबसे पहली बात होती है कि हमको हर जगह कंप्यूटर स्थापित करना होगा। उन कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्किंग यानी कि कनेक्ट करना होगा, जैसे आपस में कनेक्ट है देख सकते हैं। फिर सभी में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ अगर कुछ चीज़ें हम अगर सबमिट कर रहे हैं तो सामने वाले को जो है उसको रिस्पॉन्स देना होगा, यानी कि ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो 4 स्टेप्स अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो ई गवर्नेंस है वो सही रूप से यहाँ पे लागू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ई गवर्नेंस के स्टेप्स भी हमने देख लिए, ई गवर्नेंस के टाइप्स हमने देख लिए, उसके बाद उसके फंक्शन देख लिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन अगर बने कि ई गवर्नेंस क्या है उसके प्रकार बताइए, तो भी आप लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है उसके फंक्शन बताइए, तो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ई गवर्नेंस क्या है उसकी स्टेप्स क्या क्या हो सकती है, तो उसके भी आप जो है लिख सकते हैं। अब देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा इसके फ़ायदे। तो फ़ायदे में बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं कि भाई जो भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको संसाधनों के उपयोग द्वारा जो है सक्षम हो पाएगा। ठीक है, सुधार हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए नागरिकों के लिए सूचना जो है घर बैठे और आसानी से पहुंच जाती है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद यह जो है सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है, जो ई गवर्नेंस है उसकी अगर बात करें। इसके साथ ही आप देखोगे तो ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए काफ़ी लाभप्रद है, तो ये भी आप देख सकते हो। तो एक बार इसको पढ़ लेना, हालांकि आपको ये चीज़ें बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो ई डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। एग्जाम में पूछा जाता है ई डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि जनता शासन में अपनी हेल्प करती है और शासन के निर्माण में जो है मतलब सरकार को चुनने में जो है सहायता करती है। तो अगर यही काम किसकी सहायता से होने लगे? इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लगे, तो सिंपल सी बात, उसे हम क्या बोलेंगे? ई डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, तो ई डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गई। आगे आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ई डेमोक्रेसी जो है जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं शताब्दी, ठीक है, इसमें सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी उसको शामिल किया गया है, ताकि जनता जो है गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे सके। जो वयस्क मताधिकार वाले जो व्यक्ति है जो कि 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, वो अपना योगदान दे सके। इसके फीचर्स आप लिख सकते हैं। देखिए सभी वयस्क नागरिक अपनी भागीदारी दे सकते हैं। विभिन्न वेबसाइट विचारों का प्रतिनिधित्व जो है उसके करने के लिए इंटरनेट साइट, समूह और सामाजिक नेटवर्क की एक विस्तृत जो विविधता उसके माध्यम से सामाजिक समावेश की एक संरचना भी प्रदान की जाती है ई डेमोक्रेसी के माध्यम से। व्यक्तिगत रूप से तेजी से व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की क्षमता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा सिक्योरिटी और गोपनीयता की सिक्योरिटी भी मिलती है, साथ ही सरकार की जवाबदेही यहाँ देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे फीचर्स किसके? ई डेमोक्रेसी के। तो आप अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि पीपीपी मॉडल को समझाइए। पीपीपी मॉडल क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। तो ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो पीपीपी मॉडल क्या है? पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक, इसका मतलब पब्लिक, इसका मतलब प्राइवेट, इसका मतलब पार्टनरशिप। यानी कि सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों मिलकर जब पार्टनरशिप करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिपल पीपी, मतलब ट्रिपल पी मॉडल या पीपीपी मॉडल। अब क्यों समझौता करेंगे भाई? समझौता ऐसे थोड़ी करेंगे। कोई स्ट्रक्चर तैयार करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए यहाँ पे समझौता किया जाता। क्यों किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज या उतना संसाधन नहीं होता, तो वो प्राइवेट व्यक्ति से अपने जो है क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, उससे समझौता करता है, यानी कि पार्टनरशिप करता है, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर काम शुरू होता है। तो इसी मॉडल के आधार पर, मतलब इन दोनों सरकारी क्षेत्र और गवर्नमेंट क्षेत्र के समझौते के आधार पर जो मॉडल तैयार किया जाता है उसी को बोलते हैं पीपीपी मॉडल। तो जैसे आप देख सकते हैं कोई प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी है, मतलब पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट, दोनों ने क्या किया? आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और जो भी आपस में उसका लेन देन हुआ वो तय हुआ। ठीक है, उसके बाद इनसे क्या निकल कर आया? एक सर्विस निकल कर आई। सर्विस का मतलब आप बोल दो एक हाईवे हो सकता है, ठीक है, नेशनल हाईवे, या फिर कोई ब्रिज बोल सकते बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये जो है एक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए तैयार हुआ? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कॉमन सिटीजन के लिए, मतलब जो सिटीजन है और गवर्नमेंट का जो भी काम वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया। अब
कॉमन सिटीजन या जो भी है तो उसके बदले हम कुछ सर्विस फी देगा, सर्विस लेगा तो सर्विस फी देगा, तो ये कहाँ जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी, या इन दोनों के समझौते के अनुसार ये पे तय हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो पीपीपी मॉडल आपको समझ में आया, दोनों यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर जब आपस में समझौता करते हैं और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पीपीपी मॉडल। और कैसे काम करता है ये भी हमने देख लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स अगर पूछा जाता है तो प्लान तैयार किया जाता है, धन कहाँ से आएगा यानी कि पैसा मनी कहाँ से आएगी, उसको डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, उसको बिल्ड कैसे किया जाएगा, ऑपरेट करने के लिए क्या रूल्स होंगे, उसको मेंटेनेंस के लिए क्या रूल्स होंगे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। किसके मध्य, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के मध्य। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं पब्लिक प्राइवेट कंपनी, हमने मतलब पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो देख ली। इसको ट्रिपल पी या 3P या P3 के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता तो आप इसे जो है हल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक जो अथॉरिटी उन दोनों में हाथ मिला लिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ठीक है, सोशल सर्विसेज, बेसिक स्ट्रक्चर है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, सभी चीज़ें आपको पीपीपी मॉडल के रूप में ही देखने को मिलेगी। आसपास जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहली ज़रूरत तो होती है कि सरकार के पास उतने धन की व्यवस्था या फाइनेंस की व्यवस्था नहीं होती कि वो जो है अपने बल पर ही सारा काम कर सके। तो वो किससे हेल्प लेती है, वो प्राइवेट कंपनी से। उसके अलावा मेंटेनेंस के लिए भी इतना जो है तंत्र नहीं है, जो भी आप देखोगे सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए भी जो है पब्लिक अथॉरिटी प्राइवेट के साथ समझौता करती है। तो ये दो मुख्य ज़रूरत आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अभी वर्तमान में जहाँ भी आप जियो का फाइबर देख रहे हो वो कौन लगा रहा है, जियो कंपनी, ठीक है। परंतु समझौता किसके साथ हुआ है, गवर्नमेंट के साथ। यानी कि गवर्नमेंट ने ये समझौता कर लिया है कि देश भर में जियो फाइबर बिछाना है। तो उसके लिए जियो जो है काम कर रहा है, उसके लिए कुछ समझौता हुआ होगा। आप जियो को क्या देते हो, मंथली फ़ी देते हो, जो भी चीज़ होती है अपनी सर्विस के लिए। उसके बाद एयरपोर्ट बनाना है तो ये प्राइवेट कंपनी बनाती है, ठीक है। पावर प्लांट बनाना है तो इनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे समझौता होता है, उसी को हम बोल देते हैं पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आया होगा सभी को। चलिए यहाँ जो है आपको देखने मिलेंगे इसके फ़ायदे। तो सही लागत पर सही समय पर जो है पूरी हो जाती है, काम समय पर पूरा हो जाता है, सरकार की आय में बढ़ोतरी होती है, श्रम और पूंजी संसाधनों की प्रोडक्टिविटी यहाँ बढ़ती है, काम की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, जोखिम यहाँ पर सरकार का कम हो जाता है, और बजटीय समस्या, उधार लेने की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। तो ये देखिए आपको देखने मिला इसके फ़ायदे। अब आपको पूछा जाता है कुछ एग्जाम्पल, या फिर आपसे पूछा जाएगा पीपीपी मॉडल के टाइप्स बताइए। क्या पूछा जाएगा, पीपीपी मॉडल के टाइप्स। तो आपको देखना है डिज़ाइन और बिल्ड, मतलब प्राइवेट कंपनी डिज़ाइन करेगी और बिल्ड करने का यहाँ पे समझौता लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया एक प्रकार। फिर हो गया ऑपरेट करने का भी, मेंटेनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, साथ ही डिज़ाइन भी करेगी, बिल्ड भी करेगी, और धन की व्यवस्था अगर होगी तो वो भी करेगी, और ऑपरेट भी करेगी। ये चारों चीज़ों के लिए समझौता यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद बिल्ड करने का काम है, और ओनरशिप का, और ऑपरेट, ये 3 काम है। मतलब जितने वो काम लेगी उसके हिसाब से समझौते यहाँ पे होते हैं। उसी को हम बोल देते हैं टाइप्स, किसके, पीपीपी मॉडल के। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद देखोगे बिल्ड, मतलब बना, उसको बिल्ड करेगा, ओन मतलब खुद का स्वामित्व रहेगा, उसके बाद ऑपरेट करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा गवर्नमेंट को। उसके बाद खरीदेगा, फिर बिल्ड करेगा, पट्टे पे लेगा या जो भी है, उसके बाद ऑपरेट करेगा, और उसके बाद जो है ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बिल्ड करेगा, लीज पे लेगा, ऑपरेट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, फिर ऑपरेशन का लाइसेंस यहाँ पे मिल जाता है, और सिर्फ धन की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ टाइप से इनके बारे में आगे डिटेल में लिखा गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप एक बार PDF जरूर पढ़ना, ठीक है। और इसका कंप्लीट लेक्चर देखना ना भूले। ये तो आपकी जो है रिवीजन क्लास है, ठीक है। इसका कंप्लीट लेक्चर नहीं देखोगे तो आपका काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो कंप्लीट लेक्चर मैंने शुरू में ही बता दिया। IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी की जो है आप देखोगे तो आपको PGDCA DCA सेकंड सेमेस्टर में इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें पहला वीडियो देखने को मिलेगा IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसको आप देख लेना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी बातों में वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये काम आपको भूलना नहीं है। जिन लोगों ने लाइक कर दिया उनको दोबारा से लाइक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। चलिए आगे देखें। हम बात करते हैं ई गवर्नेंस। जो है ई गवर्नेंस को हेल्प करने के लिए कुछ वेबसाइट्स और कुछ सर्विसेज, कुछ एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर समाधान पोर्टल देखने को मिलता है, जिसको CM हेल्पलाइन भी बोलते हैं।
इसके अलावा देखिए आप एमपी ऑनलाइन सर्विसेज सभी जानते होंगे, आगे देखेंगे। माय गवर्नमेंट इंडिया के अंतर्गत देखेंगे, यूआईडीआई देखेंगे, आधार कार्ड की साइट देखेंगे, डिजिटल लॉकर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि ई गवर्नेंस को हेल्प करती है। यानी कि ई गवर्नेंस की सेवाओं को या ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए इन साइट की हेल्प ली जाती है या इन सर्विसेज की हेल्प ली जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं सीएम हेल्पलाइन। तो सीएम हेल्पलाइन से आप याद आ गया होगा 181। आप मोबाइल से अगर डायल करोगे 181 तो आपको सीएम हेल्पलाइन की जो है मतलब कस्टमर केयर जो भी है वो उठाते हैं कॉल और आपकी सेवाओं को जो है आपकी रिक्वेस्ट को या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, सीएम हेल्पलाइन में। इसकी वेबसाइट आप देख लीजिए, https://cmhelpline.mp.gov.in। तो आप सिंपल अगर गूगल खोलोगे, देखिए मैं गूगल आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ चलते हैं हम और आपको मैं यहाँ खोल कर दिखाता हूँ। सीएम हेल्पलाइन एंटर करोगे तो डायरेक्ट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी, देखिए सीएम हेल्पलाइन। और अभी हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री साहब है उनका चेहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। इनका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सबको पता होगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन, क्यूआर कोड, जो भी सारी चीज़ें मोबाइल ऐप आपको देखने को मिलेगा। आप मोबाइल में खोलोगे तो आप एप्लीकेशन में खोल पाओगे इसे डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, आरटीआई लगा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। शिकायत की स्थिति आप देख सकते हो, ठीक, सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन शिकायत की स्थिति यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। लाडली बहना योजना जो आई थी उससे रिलेटेड शिकायत और मांग सुझाव दर्ज करें। तो आपको शिकायत कहाँ से दर्ज करना है, यहाँ से। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ सूचनाएं मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप इनको पढ़ लीजिए और एक्सेप्ट करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा और अपना पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो आपको कुछ इस प्रकार इन्वायरमेंट आएगा वहाँ पे। देखिए सीएम हेल्पलाइन का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख देना जो भी चीज़ है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की शिकायत और सुझाव को दर्ज करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथ ही जो है 181 पोर्टल से ये जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सीएम हेल्पलाइन के बारे में और पढ़ लें। 31 जुलाई 2014 से लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था, ठीक। इसके अलावा पूर्णतः निःशुल्क है ये। कौन कौन सी कॉल प्राप्त की जाती है, शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए, शिकायत के विषय में, मांग और सुझाव के विषय में, भ्रष्टाचार संबंधी कॉल यहाँ देखने को मिलती है। सीएम हेल्पलाइन की मांग जो है मतलब की गई शिकायत का निराकरण से संबंधित जानकारी आप पूछ सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, चालू नक्शा, खसरा, खतौनी, प्रतिलिपि, इन सब की जानकारी आप जो है अपने मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं कॉल करके, ठीक है। तो ये जो है आपके 181 की सेवाएं हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आए तो। सीएम हेल्पलाइन की विशेष पहल जैसे कि सीएम जन सेवा देखने को मिलती है जिसमें आपको विभिन्न फैसिलिटी है, ठीक। इसके अलावा आप देखिए महिला हेल्पलाइन भी देखने को मिलती है जिसमें 181 के अंतर्गत ही। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको सीपी ग्राम्स पोर्टल देखने को मिलेगा, ये 2020 में शुरू हुआ सीपी ग्राम्स। व्हाट्सअप की सुविधा भी आपको देखने को मिलती है। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको 181 के अंतर्गत देखने को मिलती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, समय समय पर उठाए 181 लगा देते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। जब आपको सही में प्रॉब्लम हो तब आप इसका उपयोग करें, क्योंकि अगर आपके पास पावर है और मिसयूज़ कर रहे हैं तो वो गलत बात हो जाती है, मतलब आप एक अच्छे सिटीजन के रूप में साबित नहीं होते हैं। सीएम हेल्पलाइन के लिए देखिए हमने अभी देखे इस प्रकार से निर्देश आते हैं कि भाई सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई से रिलेटेड, ठीक है, आरटीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप देखोगे तो इसमें आप मांग सकते हैं। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे नहीं मिलेगी, मतलब बोल रहा है कि ऐसे विषय जिन पर आप शिकायत नहीं मांग सकते वो आपके लिखे हुए हैं। अगर आप इससे सहमत है तो आप जो है मांग सुझाव करना है तो आप ओटीपी डाल मतलब मोबाइल नंबर डाल दो, शिकायत पे भी आप मोबाइल नंबर डाल दो। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म खुलेगा। जैसे ये देखिए पूरा फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें भरने के बाद आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो है फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी शिकायत की फाइल है जो भी आपने सरकारी दफ्तर या सरकारी ऑफिस में दिए हैं, और बाद में आप शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और अगर आप शिकायत को सर्च भी करना चाहते हैं तो आप स्टेटस देख सकते हैं शिकायत का, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन की कुछ प्रमुख योजनाएं जो कि ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है, तो आप देख सकते हैं किसान कल्याण योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, इसके अलावा जल जीवन है, कौशल विकास है, विद्यार्थी कल्याण, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि ये जो है आप क्या कर सको,
एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको हेल्प हो सके। इसके बाद देखिए समाधान पोर्टल देखने को मिलेगा। समाधान पोर्टल क्या होता है कि भाई जो आप सीएम हेल्पलाइन कर रहे थे वो ही इस प्रकार से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और प्रत्येक मंगलवार को यानी कि प्रति माह पहले मंगलवार को 20 से 25 शिकायत यहाँ पे इस पे चर्चा होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही आप इसके फ़ायदे पढ़ लेना एक बार। और यहाँ पे जो है आप जो है समाधान पोर्टल तो हमने देख लिए। एमपी ऑनलाइन की बात करते हैं तो एमपी ऑनलाइन क्या है, एक प्रकार का पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे मैं देखता हूँ mponline.gov.in इसका पोर्टल का यूआरएल है। यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, इसको आप बंद कर दो। तो नागरिकों के लिए सेवाएं आप देखोगे तो ऑन गोइंग सर्विसेज है, मुख्य सेवाएं है, लोक सेवा गारंटी की सेवाएं है, क्यूआर कोड स्कैन करके आप रिलीफ फंड के लिए यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। साथ ही कुछ नीचे चीज़ें चल रही है, आप जाओगे हमारे बारे में नहीं एमपी ऑनलाइन के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप एक बार पढ़ लेना ताकि जो है आपको चीज़ें पता चल जाए। फिर नागरिक की सेवाओं में आपको सीएससी से रिलेटेड सेवाएं, आरक्षण रिजर्वेशन से आवेदन, ई विज्ञापन, धर्मार्थ से रिलेटेड सेवाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आपको विश्वविद्यालय जो हमारा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय उससे रिलेटेड भी सेवाएं यहाँ पे मिलेगी। एमसीआरपी भी आप देखेंगे तो ये चीज़ें आप देखेंगे, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड सेवाएं आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप SIS रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपना स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड है, मतलब आपकी जानकारी अगर आपको क्या करना है, मतलब स्टोर करना है, ठीक, जो माखनलाल है उसकी सारी जानकारी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका कुछ चार्जेस होता है वो पे कर देना, ठीक है। थोड़ा बहुत चार्जेस तो दे सकते हैं इसकी अपनी जानकारी के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जो है एमपी ऑनलाइन की सर्विसेज बता दी, आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। अब आधार कार्ड के बारे में देख लेते हो तो आधार कार्ड आपके सबके पास में होगा, आई होप सबके पास होगा। आई होप की क्या बात है, सबके पास हो गई। बिना आधार कार्ड के तो व्यक्ति की पहचान ही नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों तक का आधार कार्ड है। तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसी के अंतर्गत हमारी आधार की जो सेवा है वो देखने को मिलती है। माय आधार देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपना थंब से यानी कि लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन मतलब यहाँ आप आधार नंबर डालो, कैप्चा कोड डालो, OTP आएगा मोबाइल में, रजिस्टर्ड मोबाइल में, और आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न सेवाएं देखने को मिलती है। आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड आधार कर सकते हो, आप जो आपकी वर्चुअल आईडी है, एनरोलमेंट आईडी, उसको आप रिट्राइव कर सकते हो, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो, वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते, लॉक और अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे PBC कार्ड को अप्लाई करने का भी फैसिलिटी मिलती है। तो ये सभी फैसिलिटी जो है आपको आधार कार्ड में देखने को मिलती है। तो आप इसके बारे में एक बार विजिट कीजिए और इसको लिखना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट आप देखोगे URL UIDAI, जो कि देखेंगे 29 सितंबर 2010 को पहला नंदुरबार महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया था पहला आधार कार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आधार कार्ड हो गया हमारा, इसके बारे में आप एक बार देख लेना। ये उमंग ऐप है, उमंग ऐप या फिर उमंग वेबसाइट दोनों ही है। ये गवर्नमेंट को जो है आप हेल्प करने के लिए एक प्रकार की गवर्नेंस की पहल है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज आप देखोगे। तो बिल पेमेंट आप देखोगे, उसके बाद डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन कितने हो वो देख सकते हैं। इसका मोबाइल ऐप भी है, जैसे आप देखोगे प्ले स्टोर में जाकर, तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट का ही है। इसी के साथ में आप देखोगे तो उमंग ऐप के फ़ायदे जो भी है वो लिख देना। डिजिटल लॉकर, आप देखोगे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और यहीं से वो सिंक हो जाएंगे और यहीं से वेरीफाई हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट की पहल है। कब शुरू की गई? 2015 में हमारे मोदी जी आए, उसके बाद यानी कि उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। और डेवलप किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ठीक है, 2015 दिसंबर में। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका उपयोग मैंने बताया हूँ विस्तार से जो है वीडियो में, तो उसमें आप इसको जाकर देख लेना। फिर इसके बाद एक और पहल आई, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना या वेबसाइट पे भी उपयोग कर सकते हैं। एक और पहल आई आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। क्या देखने मिलेगी? डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसके फायदे नुकसान देख लेना। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकों का भंडार, जहाँ पे व्यक्ति जाकर पढ़ सकता है, और डिजिटल का मतलब कंप्यूटर में पुस्तकों का भंडार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। और इसको भी देखेंगे तो ये एक ई पुस्तकालय है, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी है, कंप्यूटर द्वारा इसे एक्सेस किया जाता है। और ये शब्द जो है पहली बार 1994 में NSF, डार्पा और नासा, ये डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव द्वारा लोकप्रिय किया गया था। इसके बाद आप देखोगे तो ये डिजिटल इंडिया की एक पहल है, और ई गवर्नेंस की भी हम पहल बोल सकते हैं, जिससे जो भी स्टूडेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा मटेरियल यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल लॉकर हमने देखे, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, इनके साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी एक जो है एक सेवा है गवर्नमेंट की।
जो डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिलती है। अब डिजिटल लाइब्रेरी में आपको जो भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा, यानी कि प्रिंट फॉर्म में ना मिलकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा। इसके फायदे आप देख लेना, 24 घंटे उपलब्ध रहती है, इंटरनेट कनेक्शन है तो हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे फायदे आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो आप देखोगे ये जो है इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। और एक और अभी जो है 2018 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये लॉन्च की गई है, एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है हमारे मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री साहब के द्वारा 2018 में 19 जून को। ठीक है, तो ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल जिसे हम बोलते हैं, इसको आप ओपन करोगे, आप अपने से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके अंतर्गत आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे लगभग। अब धीरे धीरे जो है अपडेट होते जा रही है, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पे आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी आपको देखने को मिलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए 10 करोड़ रिसोर्सेज यहाँ देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में भी आप रिसोर्सेज देखोगे तो भी देखिए हिंदी इंग्लिश सभी मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतने 10 करोड़ के आसपास आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, जैसे आप देखोगे आपको डॉक्यूमेंट वीडियो देखना, जर्नल्स देखना है, ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, लॉ मैनेजमेंट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देखना है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड देखना है, बहुत सारी वैरायटी यहाँ देखिए, बहुत सारी कैटेगरी। तो इनसे रिलेटेड आप जो है इन्फॉर्मेशन या जो भी रिसोर्सेज है वो अपना जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गई एनडीएल। तो आई होप आपको एनडीएल समझ में आई होगी। एनडीएल मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसकी विशेषताएं आप लिख देना यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका साइबर क्राइम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है? क्राइम मतलब क्या होता है? ऐसा काम जो आपका जो होता है कानूनी तौर पर वैलिड नहीं होता है, जिसे हम बोल देते हैं जुर्म, यानी कि जो कानून के खिलाफ होता है वो कहलाता है क्राइम। और अगर ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके किया गया हो उसे बोल देते हैं साइबर क्राइम, यानी कि कानून के विरुद्ध है ऐसा काम जो कंप्यूटर और इंटरनेट के विरुद्ध किया गया हो। जैसे कि किसी की प्रोफाइल फ़ोटो चुराकर क्या करना, उसकी दूसरी आईडी बना लेना, किसी के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देना ऑनलाइन, किसी के कंप्यूटर में स्टोर सूचनाओं को अपने द्वारा एक्सेस कर लेना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? साइबर क्राइम के अंतर्गत। और जो व्यक्ति साइबर क्राइम करता है या दूसरों की डाटा को चुराता है उसे हम क्या बोलेंगे? हैकर। हैकर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वाइट हैट होते हैं जो कि अच्छे हैकर होते हैं, ब्लैक हैट होते हैं जो खराब होते हैं, और ग्रे हैट होते हैं जो दोनों ही होते हैं, समय समय पे वो बदलते जाते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो साइबर क्राइम मतलब गैर कानूनी काम जो कि कंप्यूटर या सूचना तकनीक का उपयोग करके किया जाता है उसे बोल देते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, जैसे कि आप जो है कंप्यूटर का प्रयोग करके चोरी करना, धोखाधड़ी, जालसाजी, शरारत, ये सारे काम जो है अपराध की श्रेणी में जाते हैं, जो कि साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनको दो तरीके से आप बांट सकते हैं। एक तो साइबर क्राइम कंप्यूटर का नुकसान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी के कंप्यूटर पर नेटवर्क की सहायता से जो है कब्जा कर लेना। जैसे आपने सुना होगा रैनसमवेयर आया था। ठीक है, रैनसमवेयर जो है किसी के कंप्यूटर को कब्जा कर लेता था और फिरौती वहाँ पे मांगी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलता है कि रैनसमवेयर के अलावा जो है किसी की वेबसाइट के एलिमेंट को चुराकर जो है उसे बदल सकते हैं, किसी के कंप्यूटर में वायरस डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये हो गया एक साइबर क्राइम। दूसरा साइबर क्राइम क्या होता है कि कंप्यूटर का प्रयोग करके जो है अपराध करना। कैसे? अनैतिक काम करना, किसी के बैंक अकाउंट को जानकारी चुराकर उसमें जो है एक प्रकार से जानकारी चुराकर उससे पैसे की लूट करना, या फिर जो भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है आपका अश्लीलता, यानी कि अश्लीलता से रिलेटेड अपराध। ये जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, कंप्यूटर का प्रयोग करके अपराध करना। तो ये सारे जो प्रकार है वो क्या है? साइबर क्राइम के, यानी कि मुख्य दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस। भाई किसी का परमिशन नहीं है आईडी पासवर्ड का, हमने आईडी पासवर्ड चुराकर उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिए, तो वह हो जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। हैकिंग का मतलब जानकारी चुराना, और या फिर जो हैकर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो हैकिंग कहलाएगी। डेटा चुराना डेटा थेफ्ट है। अपनी पहचान छुपाकर जो है कंप्यूटर पर लॉगिन करना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। किसी के कंप्यूटर में वायरस को स्प्रेड करना, ठीक है, या फिर ट्रोजन अटैक, ये भी वायरस का प्रकार है। तो ये एक प्रकार से आप जो कह सकते हैं जो
साइबर क्राइम है उसी के विभिन्न कैटेगरी आप देख सकते हैं प्रकार, तो इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। अनऑथराइज्ड एक्सेस पढ़ लेना एंड हैकिंग। उसके बाद आप देखोगे डेटा चुराने, डेटा थेफ्ट आप देख सकते हैं, किसी के कंप्यूटर से डाटा को चुराना डेटा थेफ्ट कहलाता है। डेटा थेफ्ट के अंतर्गत अगर देखें तो उसके बाद है वायरस एंड बॉम्ब्स, किसी के कंप्यूटर में बिना अनुमति के वायरस को फैलाना, वायरस को डालना, ये स्प्रेडिंग वायरस कहलाता है। उसके बाद आप देखोगे आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि अपनी पहचान छुपाकर किसी से जो है फेसबुक पर बात करना या फिर व्हाट्सएप पर बात करना, बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे वर्तमान में, तो वो उसी श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, साइबर क्राइम की श्रेणी में। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। आप मोबाइल चलाते स्मार्टफोन तो आपको स्मार्ट ही रहना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि स्मार्ट रहोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना, आपके मोबाइल से दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे जो भी आप काम करते वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। आप अगर व्हाट्सएप पर गलत चैटिंग करते तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप ऐसा समझो कि आप सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हो, कोई भी काम आपका प्राइवेट नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अपनी पहचान छुपाना, ट्रोजन अटैक, देखिए ट्रोजन हॉर्स इसको बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये ट्रोजन जो है एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें नुकसान, जैसे नेटवर्क और सूचनाओं को नुकसान पहुंचाता है। बड़ी संख्या में ईमेल आपको आ जाते हैं, वो भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डेटा को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब आप देखिए साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है इन पॉइंट्स को। जैसे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होती है, उसे सुरक्षित रखना, समय समय पर उसे बदलते रहना है। जैसे ईमेल हो या फिर कोई भी ईमेल मतलब आप पासवर्ड आईडी उपयोग कर रहे हो, उसको आप बदलते रहिए। अपने कंप्यूटर पर आप जो है क्या उपयोग करिए, एंटीवायरस का उपयोग करिए। मोबाइल में तो एंटीवायरस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, आप उसमें उपयोग नहीं करना। फायरवॉल जो होती है अनऑथराइज एक्सेस को रोकती है, उसको आपको उपयोग करना है। समय समय पर बैकअप लेते रहिए अपने कंप्यूटर का, ठीक है। उसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करना है। डाटा को एनक्रिप्शन फॉर्म में बदलकर सामने वाले को भेजा जाता है, तो ये भी आपको सुरक्षित रूप से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मालवेयर की। मालवेयर का मतलब मिसलेनियस जो है सॉफ्टवेयर। मिसलेनियस का मतलब होता है मेलिशियस, एक प्रकार से हम बोलें, जो कि गलत उद्देश्य के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें आपको रैंसमवेयर देखने को मिलता है, ट्रोजन देखने को मिलता है, वॉर्म्स है, रूट किट है, बैकडोर्स है, जो मालवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टाइजिंग का जो एक भाग है, क्रिप्टो जैकिंग देखने को मिलती है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है मालवेयर। तो मालवेयर मतलब क्या होता है, एक दोषपूर्ण यानी कि गलत उद्देश्य से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, यानी कि गलत उद्देश्य से बनाए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहा जाता है, मेलवेयर कहा जाता है। एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि दूषित सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर को नुकसान ही पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बोल देते हैं मेलवेयर। आप ध्यान में रखिए इसको। आप देखिए हैकर्स की भाषा में मेलवेयर टर्म का यूज़ वायरस हम बोल सकते हैं। वायरस हम सिंपल बोलें तो वायरस, स्पाईवेयर या वॉर्म्स आदि को कहा जाता है। ये तीनों वायरस के ही रूप माने जाते हैं। वायरस आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया गया प्रोग्राम को हम वायरस बोलते हैं। आगे देखेंगे तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना यहाँ पे वायरस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जिन व्यक्तियों ने फंडामेंटल्स के अंतर्गत वायरस को नहीं पढ़ा है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो वायरस का पूरा नाम होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, और वायरस का मतलब होता है एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या किया जाता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए इसमें इंस्टॉल किया जाता है, या फिर जिस व्यक्ति के द्वारा इसको भेजा जाता है वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना चाहता है किसी दूसरे के, तो वो हो गया आपका वायरस। और देखिए कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जैसे कि मैंने बताया, और जो किसी तरीके से किसी माध्यम से बहुत तीव्र गति से हमारे कंप्यूटर पर प्रवेश करता है, हमारे डाटा, फाइल्स और इम्पॉर्टेंट डाटा को डिलीट कर देता है। मतलब कंप्यूटर में किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, हमारी हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमने मालवेयर देखे हैं, मालवेयर भी एक प्रकार का वायरस है जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद आप देखोगे इसके कुछ प्रकार है, तो आप ध्यान में रखिए। इसके प्रकार देखेंगे, बूट सेक्टर वायरस होता है। उसके बाद देखोगे बूट सेक्टर मतलब हमारी फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में जो बूटिंग सेक्टर होता है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। स्टेल्थ वायरस यानी गुप्त वायरस, ये आकर मेमोरी में छुप जाता है। एंटीवायरस के जरिए जो है पकड़े जाने से या हर संभव छिपाने की कोशिश करता है, मतलब एंटीवायरस से भी ये छुप जाता है, इसलिए बोला जाता है गुप्त वायरस यानी कि स्टेल्थ वायरस। मैक्रो वायरस ज़्यादातर जो है डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट, जहाँ भी मैक्रो चलता है तो ये जैसे ही मैक्रो चला है अपने आप को रिपीट करता है। स्पीड काफ़ी स्लो कर देता है कंप्यूटर की, कोई भी डॉक्यूमेंट को खोलने की स्पीड कम कर देता है, तो इसे बोलते हैं हम मैक्रो वायरस। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है, ये नॉन रेसिडेंस वायरस होता है। तो इस एक प्रकार से ये हार्ड डिस्क की रूट डायरेक्टरी में वायरस जो है होते हैं और फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब अपना चेहरा बदल बदल कर आते हैं, जैसे आपने कोरोना देखा।
कोरोना जो है अलग अलग वेरिएंट में आते थे, ठीक है। तो कोरोना जो वेरिएंट बदलते थे उसी प्रकार वायरस भी अपने वेरिएंट बदल देते हैं, जिससे हमको हर बार जो है उनको पकड़ने के लिए या उनको हटाने के लिए अलग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। रेसिडेंस वायरस ये रैम में छुपते हैं, ठीक है, और नॉन रेसिडेंस वायरस जो है आपकी हार्ड डिस्क में छुपते हैं। तो ये भी जो है कॉपी पेस्ट करते रहते हैं अपने आप को फाइल के साथ में। पार्टीशन टेबल को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टीशन टेबल वायरस होते हैं। तो ये कुछ वायरस होते हैं जैसे ब्राउज़र को हाईजैक कर लेते हैं, कुकीज़ है टेम्परेरी फाइल्स उसको एक्सेस कर लेते हैं स्पाईवेयर के रूप में। फाइल इन्फेक्टर होते हैं, फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। ओवरराइट मतलब फाइल को ओवरराइट करते रहते हैं, ये वायरस होते हैं। तो ये कुछ 10 प्रकार से हमने देखे हैं वायरस, तो आप इनको ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ लक्षण देखिए, जैसे प्रोग्राम फाइल को ओपन कर देता है अपने आप, इसके बाद सिस्टम अपने आप फाइल या प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है, दूसरे सिस्टम या डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, सिस्टम हैंग होने लगता है, पॉपअप्स स्क्रीन पर बार बार जो है एडवर्टाइजमेंट आने लगती है, वो कहलाते वायरस। ऑनलाइन मूवी देखना, ये जो गेम खेलना इंटरनेट पर, इसके कारण वायरस आते हैं। सिस्टम में एंटीवायरस का आउटडेटेड हो जाना, इसके कारण भी आपके वायरस जो है देखने को मिलते हैं। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मतलब जासूस, और जासूस को हम बोल देते हैं सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा का ही दूसरा रूप हम अगर बोलें, जो गलत एक प्रकार से गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, वायरस का मालवेयर का एक प्रकार है, उसे बोल देते हैं स्पाईवेयर। मतलब आप कंप्यूटर में कुछ कर रहे हो और आपके कंप्यूटर पर निगरानी जमाकर कोई दूसरा पर्सन बैठा है, जो भी काम आपने करे, जो भी टाइप करे हैं, वो सारी चीज़ जानकारी कहाँ चली गई, उस पर्सन के पास जिनने ये सॉफ्टवेयर डाला है। तो स्पाईवेयर एक प्रकार का जासूसी वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी गलत उद्देश्य के लिए किसी दूसरे के सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इसी का एक उदाहरण है पेगासस वायरस, जो इजरायली कंपनी ने बनाया था। और पेगासस वायरस तो आपकी बिना परमिशन के आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री जो है 16 अक्टूबर 1995 के करीब ये जो है स्पाईवेयर खेल खेल में बनाया गया था। फिर देखिए 2006 में आम लोगों को पता चल गया। उसके बाद आप देखोगे तो एडवेयर जो है स्पाईवेयर का काम करता है। आपके मोबाइल में पॉपअप्स आते हैं किसी वेबसाइट में, वो एडवेयर भी स्पाईवेयर है। सिस्टम मॉनिटर, ट्रैकिंग, कुकीज़, ठीक है, आपके ब्राउज़र में कुकीज़ है उसको ट्रैक कर लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं वो भी आपके स्पाईवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो एडवेयर आप देखोगे इस प्रकार स्क्रीन पे जो पॉपअप्स आते हैं उन्हें बोल देते हैं एडवेयर, ठीक है। एक प्रकार से ये भी क्या है, स्पाईवेयर का ही एक रूप है। ट्रोजन हॉर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए इसका नाम कैसे पड़ा। प्राचीन काल में जब ग्रीक के लोगों ने तुर्की नाम से जिसे जानते हैं, तुर्की शहर में हमला करने के लिए एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर बहुत सारे सैनिक जो है छुप गए, और वहाँ जाकर जो है रात होते ही उन्होंने हमला कर दिया। तो हमला करने से देखिए यहाँ पे हॉर्स के अंदर जाकर उन्होंने जो है इस प्रकार का हमला निश्चित किया। तो उसी से जो है ये वायरस भी हमारे कंप्यूटर में इस प्रकार बिना पहचान के आ जाता है और वो बाद में हमला कर देता है, इसलिए इसका नाम ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, डाटा करप्शन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। सिस्टम मॉनिटर, ट्रैकिंग, कुकीज़, ये सब जो है आपके क्या है, स्पाईवेयर है। पेगासस भी मैंने बताया था आपको, इजरायली कंपनी ने बनाया एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि स्पाईवेयर की श्रेणी में आता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनके बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। रैनसमवेयर जो फिरौती मांगने के लिए यहाँ पर उपयोग होता है, आपके कंप्यूटर में इस प्रकार लॉक हो जाएगा और जब भी आप खोलना चाहोगे तो वो फिरौती मांगेगा कि भाई बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, उस फॉर्म में ये जो है फिरौती मांगता है, तो इसे बोलते हैं रैनसमवेयर। आगे देखोगे तो आपको इसके कुछ प्रकार देखने को मिलेंगे, क्रिप्टो रैनसमवेयर और लॉकर। तो ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे रैनसमवेयर के। स्प्रेडिंग मतलब वायरस फैलाना, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, तो आप समय समय पर रेगुलर बैकअप रखते जाइए अपने डाटा का, जो भी मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है। अननोन ईमेल को ओपन नहीं करना है। स्पैमी जो वेबसाइट होती है जितने में आपको सिक्योरिटी SSL देखने को नहीं मिलता, वो आपको ओपन नहीं करना। पॉपअप जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देना है। जितना भी अपना सिस्टम होता है उसको अपडेट करते रहना है, ठीक है। जो आपका विंडोज़ है, एंटीवायरस को अपडेट करना, इनेबल फायरवॉल, ये सारे जो आपके सावधानियां हैं वो बरतना है, तभी आपका सिस्टम जो है सुरक्षित रह पाएगा। बॉम्ब्स वो उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार वायरस हमने देखे थे। फिशिंग जो होती है, आप गलत पहचान बताकर या अपनी वेबसाइट ऐसी बना देना कि सेम टू सेम लगे, तो उससे जो है डाटा चुराना, उसे बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने डिटेल लेक्चर में आपको विस्तार से समझाया हूँ। आपको लगभग जो 5 घंटे का लेक्चर उसको देख लेना है, उसके बाद रिवीजन देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद है स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल आपको बार बार जो है बहुत सारे संदेश या बहुत सारे ईमेल आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उसको बोल देते हैं स्पैम। इसके उपाय आप देख लेना क्या क्या रखना है। लॉजिक बम जो समय आने पर जो है आपका जो है स्टार्ट होता है, एक प्रकार का वायरस का ही प्रकार है।
तो यहाँ पे हमारा जो है पहली यूनिट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आप देखिए हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, तो आपको देखने को मिलेगा ई गवर्नेंस के फायदे आपको बताने, इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि भाई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमको थोड़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको लिमिटेशंस में आप शामिल कर देना। एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हमने देख लिए, बहुत सारी सेवाएं इसके द्वारा प्रदान की जाती है। किन्हीं दो मोबाइल ऐप को बताइए, तो किन्हीं दो मोबाइल ऐप कैसे बता सकते हैं, एक तो डिजिटल लॉकर बता सकते हैं, एक उमंग ऐप बता सकते हैं। ये दोनों ई गवर्नेंस की पहल में जो है हेल्प करते हैं। फिर ई गवर्नेंस क्या है, नागरिक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयास क्या क्या है। तो सरकार के प्रयास आप देखोगे तो डिजिटल लॉकर भी इसमें देखने को मिलेगा, डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, उमंग ऐप है, एमपी ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। पीपीपी मॉडल क्या है, इसकी सेवाओं की व्याख्या कीजिए, वो हमने देख लिए। फिर ई डेमोक्रेसी क्या है वो भी यहाँ पर देख लिए, पीपीपी मॉडल की संकल्पना। साइबर क्राइम देख लिए, फिशिंग देख लिए, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये रैंसमवेयर का एक प्रकार है जिसमें आपको सर्विस जो है डिनाइल बोलता है। ईमेल फ्रॉड, स्पैम ईमेल के माध्यम से होता है। मालवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, ये देख लिए। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये इसको कैसे एक्सेस किया जाता है वो भी हमने देख लिया एक्सेस करके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपको सिंपल देखने को मिलेगा ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलेगी। तो एक बार फर्राटे से हम यहाँ पर सारी चीज़ों को देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। ई कॉमर्स क्या है, व्यवसाय में इसका क्या प्रभाव है, इसके लाभ हानि जो भी है, ई कॉमर्स के अनुप्रयोग बताना। ले देखिए ई कॉमर्स के रिलेटेड ही सारी चीज़ है। उसके बाद ई कॉमर्स में ही आपको ऑनलाइन मार्केटिंग देखने को मिल जाती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान देखने को मिल जाता है, इंटरनेट बैंकिंग जो कि आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, व्यापार कर रहे हो तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, जिसमें विभिन्न मेथड होती है, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे मोबाइल वॉलेट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आप देखोगे अपने कंप्यूटर को ऐसे रिसोर्सेज देना एक कंप्यूटर को जिससे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े वाले उस रिसोर्सेज को प्राप्त कर सके। तो नेटवर्क में जुड़े वाले सारे कंप्यूटर जब एक ही रिसोर्सेज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसे बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। उसके फायदे नुकसान आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार यानी कि वाणिज्य। क्या होता है, व्यापार या वाणिज्य। व्यापार का मतलब क्या होता है, लेन देन, यानी कि एक सिंपल बात करें तो सेवाएं या फिर जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, व्यापार। पर अगर यही व्यापार किसके माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। तो इसके अंतर्गत देखिए हम जो भी कंपनी है, जैसे कि आप अमेजन कंपनी जो है ऑनलाइन वेबसाइट देखने को मिलती है अमेजन, तो उसके माध्यम से हम घर बैठे कोई चीज़ खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं। पेमेंट कैसे करोगे, मोबाइल वॉलेट से करोगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से करोगे, या कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी तो ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है, कोरोना के बाद से तो नाम मात्र का रह गया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो जो भी हम खरीदते हैं उसको हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो वो किस श्रेणी में जाएगा, ई कॉमर्स की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, मतलब जो कंपनी हमको बेच रही है इस प्रकार से, पर हम जो खरीद रहे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग में जाता है। और एक प्रकार से आप देखोगे ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी इसी का पार्ट है। मोबाइल वॉलेट से कर रहा है, यूपीआई से कर रहा है, वो भी इसी का पार्ट है। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेगी। देखिए, शॉप एट एनी टाइम यानी कि रात के 12 बजे उठकर आप शॉपिंग कर सकते हो, सेल और परचेज दोनों काम कर सकते हो। अमेजन में आप देखोगे तो आप जो है व्यापारी बन सकते हो और कस्टमर भी बन सकते हो। गिफ्ट यहाँ पे सेंड कर सकते हैं किसी को, ये भी सेवा देखने को मिलती है। जैसे अमेजन में आपने खरीदे, सेंड अ गिफ्ट, इस प्रकार से आप ऑप्शन चुनोगे तो गिफ्ट के रूप में वो चला जाएगा सामने वाले व्यक्ति के पास, कुछ चार्जेस ऐड होकर। शॉपिंग कार्ट देखने को मिलता है जहाँ पे आप जो है कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे सुपरमार्केट में जाकर आप देखते हैं कि नहीं, इस प्रकार टोकन में भर लेते हो कुछ चीज़ें, तो वो होता है आपका शॉपिंग कार्ट। इसके बाद 24 घंटे ये ओपन होता है, घर बैठे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी किस में देखने को मिलती है, ई कॉमर्स में। तो इसकी कुछ विशेषता हो जाती है। जैसे आप देखिए फ्लिपकार्ट में जाओ, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उसको ऐड टू कार्ट कर लीजिए, इस प्रकार आ जाता है, उसको खरीद सकते हैं बाद में। ठीक है, सर्च कर सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च करना, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अमेजन में भी इस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। अब ई कॉमर्स मैंने समझा दिया, आप एक बार जो है इसको पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारी सेवाएं इसमें मिलती है। जैसे आप प्राइम वीडियो देखोगे तो उसमें वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे डोमेन नेम होस्टिंग है, ई लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक बुक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, गेम्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। हिस्ट्री का अगर बात करें, सबसे पहले ईडीआई जो है 1970 में बना था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो तकनीक है इसका प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आप देखोगे तो आपको ई वे सबसे पहले देखने को मिलता है और अमेजन।
तो अमेजन बहुत पुराना है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, अमेजन को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी स्कोप पढ़ लेना। जैसे आप देखो कि कॉमर्स अब इंटरनेट पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। बहुत सी वेबसाइट में उनके उत्पादों मतलब जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उनको ऑनलाइन खरीदने या उनका ऑर्डर करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है स्कोप में। फ़ायदे आप देख लेना एक बार। फ़ायदे देखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट हमको देखने की और सारी छूट होती है, हम उसको बुलाकर वापस भी कर देते हैं। पर जबकि ऑफलाइन दुकान में जाओगे तो एक बार लेने के बाद आप वापस करने जाओगे तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। आप खुद ही खरीदते होंगे ऑनलाइन तो आपको पता होगा, तो इसके फ़ायदे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक बार जो है इसको पढ़ लेना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नुकसान की अगर बात करें, नुकसान में एक ही चीज़ आ जाती है कि ऑनलाइन की उपलब्धता हर व्यक्ति के पास नहीं रहती, हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी जो है आपके पैसों का फ्रॉड भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद पहले टाइप्स देख लेते हैं, यानी कि ई कॉमर्स के टाइप्स। तो टाइप्स में आप देखोगे बिजनेस टू बिजनेस अगर व्यापार हो रहा है एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी में, तो सिंपल सी बात आप क्या समझ सकते हैं इसको, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक व्यापारी दूसरे छोटे व्यापारी से अगर व्यापार कर रहा है ऑनलाइन तो उसको बोल देते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस अगर कस्टमर से, यानी कि अमेजन अगर हमसे अगर व्यापार कर रहा है तो वो हो गया बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स के अंतर्गत अगर व्यापार हो रहा है, भाई गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज दे रहा है, कुछ जो भी है, तो वो कहलाएगा आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट। फिर कंज्यूमर से कंज्यूमर, आप OLX से देखे होंगे, तो बहुत सारी साइट ऐसी है जो कि कस्टमर से कस्टमर को व्यापार के रूप में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर कस्टमर से व्यापार, यानी कि एक कस्टमर है, मतलब एक नॉर्मल व्यापारी है, वो अमेजन में बिजनेस दे रहा है, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर टू बिजनेस। और कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, तो इतने प्रकार से आप देख सकते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ पे लिख देना है। अब ई कॉमर्स का जो रेशो है आप देखोगे 2002 में देखिए इतू सा था, आप देखोगे कितना बढ़कर जो है, देखिए यहाँ पे कोरोना के समय में आप देखोगे सबसे टॉप पे पहुँच गए, क्योंकि घर बैठे सारे काम होते थे। फिर धीरे धीरे डाउन हो गया, हालांकि इतना भी डाउन नहीं हुआ जितना आप समझ सकते हैं। तो एकदम से पीक पर पहुँचा यहाँ पर 2020 में, जो पहला कोरोना आया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सिंपल सी बात है, हम जब ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो हम बैंकिंग का उपयोग जरूर करेंगे। तो बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके, इसलिए उसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। यानी कि जो बैंक है, बैंक के माध्यम से हम सीधे लाइन पर न लगकर घर बैठे हम सारे काम निपटा दे रहे हैं, पैसे जमा हो जा रहा है, इधर उधर से ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसके अलावा आपको ऑनलाइन लोन भी मिल जाते हैं। ठीक है, EMI पे कर देते हैं, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ई शॉपिंग, आप घर बैठे कोई सामान खरीद लेते हो, उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ़ायदे नुकसान भी आप देख लेना। ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो अपने उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट होती है, सेवा, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको प्रचार प्रसार करना और उनको बढ़ावा देने वाले टूल्स को हम बोल देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत क्षमता में वृद्धि हो जाती है, खर्च में कमी हो जाती है। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, अच्छा बेहतर नियंत्रण कंट्रोल देखने को मिलता है, बेहतर ग्राहक सेवा, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देखने को मिलता है। ये सारे लाभ इसके देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपको वेबसाइट देखने को मिलती है, सर्च ऐड देखने को मिलता है, डिस्प्ले ऐड देखने को मिलता है, ईमेल में आप मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ तो आपको पता होगी। आसपास अपन बहुत सारे ऐड देखते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे क्या, कम्युनिकेशन के, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के विभिन्न ऑप्शन। तो वेबसाइट में 7C पे वर्क होता है, जैसे कंटेंट यहाँ होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसका कस्टमाइजेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिटी क्या है हमारी, उनमें कनेक्शन कैसे बनाना है, और कॉमर्स यहाँ पे फाइनली देखने को मिलता है। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है दर्शा दिया हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग के फ़ायदे देख लेना कि भाई ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। मार्केटिंग एलिमेंट की एक विस्तृत श्रृंखला है। हम अपने जो भी जिसको हमने एडवर्टाइज़ दिए हैं उनको हम जो है यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, क्या स्थिति है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमको फ़ायदे में देखने को मिलती है। अब देखिए, कुछ चीज़ें नीलामी होती कि नहीं, बिक्री के लिए कोई जगह है, घर है, कुछ भी चीज़ नीलाम होता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जैसे भी, तो उसे बोलते हैं ऑक्शन। अगर यही काम कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से क्या होने लगे, बोली लगने लगे या नीलाम होने लगे, तो इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, यानी कि ई ऑक्शन, ऑनलाइन नीलामी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। लर्निंग, अभी आप पढ़ रहे कैसे, मोबाइल से, पहले आप नॉर्मल पढ़ते बुक से, तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि ई लर्निंग या ई स्टडी हम इसे बोल सकते हैं।
उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आगे मैं दिखाता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग का आप उपयोग कर सकते हो, क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट या डेबिट कार्ड है, कॉन्टेक्टलेस वैल्यू कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है, स्मार्ट कार्ड है, यूपीआई पेमेंट है, बायोमेट्रिक पेमेंट है। ये सारे जो पेमेंट है वो किस श्रेणी में आ जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की श्रेणी में जो पेमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, जो आप सभी जानते होंगे डेबिट कार्ड का ही भाई होता है, हालांकि ये शॉपिंग कार्ड के रूप में जाना जाता है। आप चाहे जितना खर्च कर दो, आप जो है बाद में इसको पे कर देना, ठीक है। इसका चार्जेस भी होता है, तो ये हो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड, उधारी का कार्ड हम बोल सकते हैं। और डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड जो होता है आपका अपने पास में जितना भी बैंक में जो पैसे है उसको ही आप खर्च कर सकते हो, उसके बाद आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए यूनियन बैंक जो भी डेबिट कार्ड होता है उसकी छोटी सी चिप होती है, उसका कुछ नंबर होता है, वैलिडिटी होती है, किस टाइप का कार्ड है, उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पीछे आपको कुछ कोड देखने को मिलता है, तो ये डेबिट कार्ड हो गया। डेबिट कार्ड के बाद स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें कोई भी जानकारी नहीं होती, चिप में स्टोर रहता है सारा काम। तो प्लास्टिक का कार्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर इसमें होता है। ये हो गया आपका स्मार्ट कार्ड। ई वॉलेट आप देखोगे तो ई वॉलेट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आपके वॉलेट में होती है, ठीक है। नेट बैंकिंग जिसके थ्रू आप जो है घर बैठे किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र जो भी चीज़ें होती है। तो नेट बैंकिंग के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। मोबाइल पेमेंट आप देखें, मोबाइल से जो पेमेंट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिस प्रकार हमारा फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, उसी प्रकार अमेजन का अमेजन पे होता है, ठीक है। अमेजन के एप्लीकेशन में ही देखने को मिलता है। तो इसमें भी आपको फ़ोन पे जैसी ही फैसिलिटी देखने को मिलती है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच रिचार्ज है, मोबाइल पोस्ट पेड रिचार्ज है, गूगल प्ले का रिचार्ज है, ये सारी सुविधाएँ देखने को मिलती है। फिर ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करने के कुछ एग्जाम्पल मतलब मेथड है, एनईएफटी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको आरटीजीएस देखने को मिलेगा, आईएमपीएस। तो ये भी एग्जाम्पल मतलब पूछा जाएगा तो आप जो है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। जैसे आप देखोगे एनईएफटी जो है ट्रांसफ़र का समय आधा घंटा लेता है और ये तुरंत रियल टाइम जो है ग्रॉस सेटलमेंट, और ये इमीडिएट, ये भी तुरंत हो जाता है। एनईएफटी में आपको 1 रुपये मिनिमम होता है, इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए भेजना होता है, और इसमें जो है मिनिमम 1 रुपये। देखिए यहाँ पे अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कितना भी भेज सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम की भी सीमा नहीं, और यहाँ पे 2 लाख रुपए मैक्सिमम भेज सकते हैं। ये भी देखिए आपको 365 दिन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं तीनों। यहाँ देखिए इनबार ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं रहता, यहाँ पे भी कोई शुल्क नहीं रहता, परंतु यहाँ पे कुछ जो होता है मिनिमम शुल्क जो है बैंक के हिसाब से देखने को मिलता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाती है एनईएफटी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती है, और यहाँ पे ये सिर्फ ऑनलाइन मिलती है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं, इनके बारे में थोड़े से तुलनात्मक अध्ययन हो गया, और पीछे आप देखोगे तो इनके बारे में मैंने सेपरेटली लिख रखा हूँ, तो इसको आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं यूपीआई पूछा जाएगा, तो यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 2.0 भी आया था, तो ये भी आपको पता होगा। इसी के साथ ही एक और जो यूपीआई है वो लॉन्च हुई, इसकी विशेषताएं आप देख लेना। इस यूपीआई का नाम है भीम यूपीआई। भीम यूपीआई को भी लॉन्च किया गया, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो ये भी यूपीआई का ही एक प्रकार है गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसमें भी ऑफलाइन भी काम हो जाता है छोटे मोबाइल से, और ऑनलाइन भी। पेटीएम आप समझ सकते होंगे, पेटीएम से आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, पे थ्रू मोबाइल इसका फुल फॉर्म है। विजय शेखर शर्मा इसके जो है संस्थापक है। पहले ये बहुत कम सेवाएं उपलब्ध कराती थी, पर वर्तमान में देखोगे तो बहुत सारी सेवाएं इसमें देखने को मिलती है पेटीएम में। इसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एनवायरनमेंट होता है, सभी आप उपयोग करते होंगे, इनके बारे में लिख देना। तो ये हो गया हमारा क्या, ई कॉमर्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप देखोगे दो व्यक्ति या दो कंप्यूटर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे बोल देते हैं जो है सूचनाओं और डाटा का आदान प्रदान। अब ये वायर्ड हो सकता है, पर हम वायर्ड की बात ना करें, वायरलेस की बात करें, तो आप अपना मोबाइल जो है बिना वायर के चलाते कि नहीं, कम्युनिकेट करते किसी से, तो आपका मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है 19वीं शताब्दी में पेश किया गया था, बाद में धीरे धीरे विकसित हुआ। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सूचनाएं हम प्रसारित कर सकते, कैसे, बिना वायर के, इसलिए इसे बोला जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे आईआर है, आरएफ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, सैटेलाइट है, ये सब जो है क्या है, आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के ही प्रकार माने जाते हैं। अब देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में आप देखोगे वायर आप रखना ही नहीं चाहते किसी भी प्रकार से, मतलब कम्युनिकेशन अगर करना है तो आपको वायर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आपको 1897 में गुगिलमो जो मार्कोनी है, उन्होंने 100 मीटर की कम दूरी में EM वेव्स भेजकर जो वायरलेस टेलीग्राफी है उसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। उसी से इसका मार्ग प्रशस्त हुआ, और आगे जाकर धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित होती चली गई,
ठीक है। इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के प्रकार है, जैसे टीवी आप देखोगे तो टीवी में आप देखोगे डिश टीवी के माध्यम से आप चलाते हो, तो वो क्या है आपका टीवी, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है, हेलो आकाशवाणी आपने सुना होगा, तो वो भी वायरलेस होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप देखोगे, पृथ्वी की एक कक्षा में जाकर सैटेलाइट रख दिया जाता है, वहाँ से रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। रडार आप देख सकते हैं, विभिन्न पनडुब्बी जहाज़ों में देख सकते हैं। मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, सेलुलर कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे जीपीएस बोलते हैं, आपके गूगल मैप में आप देखे होंगे, गूगल मैप आप चलाते हैं कि नहीं आपके मोबाइल में, तो वो भी क्या है, जीपीएस से ही काम करता है। आपके मोबाइल में लोकेशन होगी, वो क्या है, एक प्रकार की जीपीएस है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है। वाईफाई आप देख सकते हैं, वाईफाई के बाद एक लाईफाई भी होता है, लाईफाई भी आप देख सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ भी बिना वायर का कम्युनिकेशन है, जो कि कम दूरी पे काम करता है। पेजिंग हो गया, कॉर्डलेस फ़ोन हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसे हम आरएफ बोलते हैं, ये सब क्या है आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार है। तो ब्लूटूथ के बारे में आपको पता होगा सारी चीज़ें, ठीक है। ब्लूटूथ 10 मीटर की रेंज में डेटा ट्रांसफ़र, आवाज़, इमेज वगैरह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे बाईमैक्स, जो हमारा इंटरनेट होता है उससे से भी एक्स्ट्रा होता है, यानी कि उससे भी तेज काम करता है, यानी कि थोड़ा तेज होता है, जिसे बोल देते हैं वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, जो कहलाता है बाईमैक्स, ठीक है। ये टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि 2 पॉइंट से शुरू होकर मोबाइल सेलुलर सिस्टम, यानी कि वर्तमान में जितने भी मोबाइल सेलुलर सिस्टम चल रहा है वो उसमें आप देखोगे इस टेक्नोलॉजी को आप जो है उपस्थित पाओगे। फिर वाईफाई का एक भाई हो जाता है लाईफाई। वाईफाई तो आप समझ गए, वायरलेस फीडिबिलिटी। और लाईफाई का मतलब हो जाता है आपको जहाँ जहाँ लाइट है, ऐसा सिस्टम आएगा बाद में, ये टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ इंटरनेट एक्सेस होगा, यानी कि एलईडी से इसको कनेक्ट किया जाएगा या जैसे भी। तो वाईफाई बिना वायर के इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है एक रेंज में, और ये लाईफाई लाइट की फीडिबिलिटी, यानी कि लाइट की उपस्थिति में हमको इंटरनेट की फैसिलिटी देने वाला है। इसके बाद मोबाइल नेटवर्क जनरेशन देखने को मिलती है 5G तक। 6G आएगा तो 6G भी हम पढ़ लेंगे। तो आप देखोगे सिंपल, यहाँ समझ लीजिए, पहली जनरेशन में आपको सिंपल कॉलिंग देखने को मिलती थी, दूसरी जनरेशन में एसएमएस देखने को मिला, तीसरी जनरेशन देखोगे स्मार्टफोन की जनरेशन कहलाती है, जिसमें वॉइस कॉल है, एमएमएस है, मल्टीमीडिया, ब्राउज़र, इंटरनेट सब देखने मिला। 4G में आपको वीडियो कॉलिंग और सारी फैसिलिटी यहाँ ऐड हो गई। उसके बाद 5G में आपको अल्ट्रा वीडियो और बहुत सारे IoT सिस्टम, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ ऐड हो गई। तो 2020 के बाद से आपकी 5G स्टार्ट हो गई, हालांकि टेस्टिंग पहले हो गई थी। अभी जो है बहुत सारी जगह जो है 5G मोबाइल चल रहा है, पर फिर भी बहुत सारी जगह 4G भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो आपको इसको पहले दुरुस्त करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करने की ज़रूरत है। 5G बोला जरूर जा रहा है, पर सही नेटवर्क यहाँ पे नहीं मिलता 5G का। तो देखिए शुरू में आप देखें तो 1G जो है थोड़ा सा घसट घसक कर चलता था, 2G थोड़ा सा दौड़ने लगा, 3G खड़ा होकर दौड़ने लगा, और देखिए 4G छलांग लगाने लगा, और 5G की तो बात ही निराली है। देखिए रॉकेट लॉन्चर बन गया, देख सकते हैं आप, मज़ा ही आ गई यहाँ पे तो, ठीक है। 1G 2G 3G 4G 5G के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, स्पीड क्या है, उसमें क्या क्या जो चीज़ें उपयोग हुई थी, सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। आपको मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं हम 1G में आप देखोगे 1980 में लॉन्च हुई, एनालॉग सिग्नल AMPS देखने को मिलता है, वॉइस ओनली, और इसकी स्पीड देख लीजिए। 1991 में लॉन्च हुई डिजिटल सिग्नल, GSM CDMA, GPRS डाटा यहाँ देखने को मिलता है, वॉइस कॉल है, SMS है, MMS है, वेब ब्राउज़र, ये सब चीज़। 64 KB की स्पीड है। 3G 2001 में लॉन्च हुई, ब्रॉडबैंड, ठीक है। अभी यहाँ अपकमिंग पुराना डाटा है, ये 2020 में 18 के आसपास इसको शुरू किया गया, 2020 में ये लॉन्च हो गई। 4G प्लस जो है WWW को मतलब वर्ल्ड वाइड वेब तो होता है, वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ LT वोल्टी देखने को मिला, वाईमैक्स से देखने को मिला, वाईफाई, हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया फीचर्स, 100 MB की स्पीड, और ये 1 GB की स्पीड, हालांकि इतनी देता नहीं है, कहने की बातें हैं ये आप, और यहाँ पे PDF में देख लेना, इसका पूरा डिफरेंस मैंने बता दिया हूँ 4G तक। 5G के बारे में अलग से पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं IMEI नंबर की। IMEI नंबर का मतलब होता है मोबाइल का यूनिक नंबर होता है, जितनी सिम होती है उतने नंबर होते हैं। जैसे एक सिम का IMEI नंबर 1, दूसरी सिम का IMEI नंबर 2, तो ये मोबाइल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यानी कि आप देखोगे तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी से बोलते हैं।
तो फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, यूएसबी मॉडेम हो गया, इन सभी उपकरण में अगर जीएसएम सीडीएमए नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए 15 अंकों का ये नंबर यूज़ किया जाता है जिसे बोल देते हैं आईएमई नंबर। और ये जो होता है आपका *#06# से आप मोबाइल में एंटर करोगे तो आपके मोबाइल में ये नंबर शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए इस प्रकार एंटर करते हो और कॉल करते हो तो आपको इस प्रकार से आईएमई नंबर जो है, सीरियल नंबर, सब चीज़ें प्रदर्शित हो जाएगी। तो मेरी मानो तो आप इसको करके देखिए एक बार जब क्लास एंड हो जाए, और यहाँ पे आप जो है इसको सेव करके आप रख सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्योंकि जब मोबाइल धोखे से, चोरी तो होना नहीं चाहिए, पर धोखे से गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप अपने मोबाइल को इसके माध्यम से ढूंढ सकते हो। हालांकि ये बिल में भी रहता है, पर बिल कौन संभाल कर रखता है, इतने सिंसियर बहुत कम लोग होते हैं। सिम होता है जो हमारे मोबाइल में होती है, सिम नहीं होगी तो हम कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी, सिलिकॉन की बनी होती है, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर पर ये इसको जो है मोबाइल टेलीफोनी के लिए उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद आईपी टेलीफोनी, किन देखिए बिना सिम के कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अब जब हम जो है बातचीत करते हैं सामने वाले से, उसे बोल देते हैं आईपी टेलीफोनी, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से टेलीफोनी, ठीक है। ये इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसके फ़ायदे देख सकते हैं, वर्किंग इसकी। इसके बाद एक होता है देखिए आईपी टेलीफोनी में वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, पर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में सिर्फ वॉइस कॉलिंग होती है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद देखिए आपको दोनों में अंतर, सॉफ्ट फ़ोन के बारे में देख लेते हैं। सॉफ्ट फ़ोन कंप्यूटर में देखिए हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो फिजिकल फ़ोन जिसको हम छू सकते हैं, पर सॉफ्ट फ़ोन जो होता है आपका सॉफ्टवेयर में होता है कंप्यूटर के अंदर, उसे बोल देते हैं सॉफ्ट फ़ोन, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप देखिए स्काइपी फ़ोन में आप देख सकते हैं। वॉइस मेल क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कवरेज क्षेत्र में नहीं होता है तो क्या बोलता है, वॉइस मैसेज कर दीजिए। वॉइस मैसेज जैसे करेंगे तो वो व्यक्ति जैसे कवरेज में आएगा तो वो क्या होगा, उसको सुनाई देगा रियल कॉल जैसे, उसे बोल देते हैं वॉइस मेल। इसके बाद है मोबाइल एडॉक नेटवर्क। विभिन्न मोबाइल आपस में देखिए इस प्रकार कनेक्ट होते हैं जो कि मोबाइल एडॉक नेटवर्क, या मोबाइल एडॉक नेटवर्क को वायरलेस एडॉक नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको एडॉक वायरलेस नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक बार आप पढ़ लेना, आपके मोबाइल का ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जीआईएस जो आपका गूगल मैप में उपयोग होता है ना, जितना भी आप गूगल मैप में उपयोग करते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कहलाता है आपका जीआईएस। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको विभिन्न लेयर्स देखने को मिलती है। विभिन्न लेयर्स कैसे, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चलना सीधे कहाँ पे, गूगल मैप में, सीधे चलना आपको गूगल मैप में। यहाँ लिख दीजिए गूगल मैप इस प्रकार से, और आपको ये पहली लिंक पर ही क्लिक करना है। जैसे आप पहली लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से गूगल मैप है, ठीक है। गूगल मैप का उपयोग तो आपको पता होगा क्यों किया जाता है। यहाँ देखिए हमारा जो है सबसे पहली बात नीचे इसको करते हैं छोटा, सबसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत में चलें तो हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी चलें तो हमारा छिंदवाड़ा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये देखिए छिंदवाड़ा। अब यहाँ देखिए आपको ये लोकेशन जो भी चीज़ें दिख रही है वो कैसे दिख रही है, आपको नॉर्मल जो है रूट के फॉर्म में, रोड्स के फॉर्म में दिख रही है। नीचे लेयर दिख रही है, लेयर में आप जाओगे तो लेयर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अब दिख रही है सैटेलाइट व्यू। तो इस प्रकार से आप लेयर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी जीआईएस, इस प्रकार काम कर रहा है। देखिए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है अलग अलग जो स्थान है उसको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जीआईएस के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आया होगा। रियल वर्ल्ड इस प्रकार दिख रहा है, पर वो लेयर वाइज दिखा देता है। आगे देखें तो यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से ये देख सकते हैं, जीआईएस के बारे में पढ़ लीजिए। कंपोनेंट, इसमें आपको हार्डवेयर देखने को मिलता है, हार्डवेयर के थ्रू हम देख सकते हैं। एक मेथड होती है, ठीक है, डाटा कैसे दिखाना, पीपल जो देखने का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर किसके माध्यम से आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कंपोनेंट, आईएसपी, जिस कंपनी के द्वारा इंटरनेट की सर्विसेज प्रदान की जाती है हमको, वो कहलाती है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट तो आपका सेपरेट है, इंटरनेट की सेवा कैसे प्रदान की जा रही है, आईएसपी के माध्यम से। तो ये हो गई आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से होते हैं, इंटरनेट यूजेस, ये सारी फैसिलिटी यहाँ होती है। मोबाइल कंप्यूटिंग आपको पता है, मोबाइल के माध्यम से आप कंप्यूटर का पूरा लुत्फ उठा पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर तो होगा, पर कुछ लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे, वो ऐसे ही काम करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग, जीपीआरएस जिसे बोलते हैं, पॉकेट जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज, जो आपका 4G डाटा होता है 5G, वो जीपीआरएस की श्रेणी में आ जाता है। तो जिसमें देखिए आप देखें मोबाइल कंप्यूटिंग का प्रयोग वैन है, लैन है, वाईफाई, जीपीआरएस जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी में किया जाता है। यहाँ देखिए इसके कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार इसको पढ़ लेना। सेलुलर सिस्टम भी आप डेली उपयोग करते हो, आप कॉल करते हो,
कॉल करते एक टावर में जाता है, टावर बेस स्टेशन कहलाता है। फिर बीच में स्विचिंग ऑफिस होता है, स्विचिंग मोबाइल स्विचिंग सेंटर जिसे बोलते हैं, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस भी बोल सकते हैं। फिर दूसरे रिसीवर पॉइंट के बेस स्टेशन में जाएगा, फिर रिसीवर के पास जाएगा और हेलो देखिए यहाँ पे सोना के द्वारा बात किया जा रहा है, बाबू यहाँ पे सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कोई भी हो सकता है, मजाक की बात है। तो सेलुलर सिस्टम इस प्रकार से वर्क करता है। तो इस बातों में जो है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास में ज्वाइन हो सके। मतलब बहुत सारे लोगों को क्लास नहीं मिल पाती है, तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, इतना सा काम कर दो। उससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा कि आपके द्वारा उस व्यक्ति को हेल्प की गई। और वीडियो को लाइक करेंगे तो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। तो आपकी कोशिश से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये जो है मुझे उम्मीद है। चलिए, ये हो गया आपके बेस स्टेशन मोबाइल सेलुलर ट्रांसमिशन के। उसके बाद मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, जैसे कि मैंने बताया, एक बेस स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग ऑफिस में गया, फिर दूसरे बेस स्टेशन, फिर टेलीफोन में गया। ऐसे ही एक बेस स्टेशन से दूसरे, मतलब बेस स्टेशन में जाना तो मोबाइल स्विचिंग ऑफिस में गया, फिर बेस स्टेशन। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी और है जिसे हम बोल देते हैं हैंड ऑफ। अब बताइए, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो तो आपको टावर चेंज होते हुए नज़र आते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो जब आप टावर चेंज करते हैं तो आपका जो कॉल है वो ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक। और ब्रेक होने की चक्कर में जो मोबाइल कंपनी है उसको क्या हो जाता है, मानहानि का दावा सहन करना होता बहुत बार। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे सीधे ये जो ब्रेक होता था इसको हल करने के लिए यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई जिसे बोल देते हैं हैंड ऑफ। मतलब अब एक टावर से दूसरे टावर में जब ट्रांसफ़र होगा तो ब्रेक नहीं होगा, कॉल आसानी से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसे बोल देते हैं हैंड ऑफ। ठीक है, तो हैंड ऑफ आप समझ सकते हैं, एक टावर से दूसरे टावर में ये ट्रांसफ़र कर देता है कॉल को। इसके बाद आप देखिए, आपको बेस स्टेशन टावर हमने देख लिया ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो एक बार हम जो है क्वेश्चन को निहार लेते हैं। देखिए, थर्ड यूनिट में वायरलेस, एडॉक, नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क हमने देख लिए, बेस स्टेशन देख लिए, वाईफाई, लाईफाई सब देख लिए, 2G, 3G, 4G, 5G सारी चीज़ें यहाँ देख लिए। एक क्वेश्चन और है, क्या सिम कार्ड बदलने पर IP एड्रेस चेंज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, इसको आप एक बार गूगल करके पढ़ लीजिए, आपका टास्क है ये, गूगल करिए और पढ़ लीजिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी हमने देखे, RF सेलुलर सिस्टम देख लिए, GIS हमने देख लिए, ISP देख लिए, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस देख लिए। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलती है फोर्थ यूनिट, जिसमें मिलता है आपको AI और मिलता है क्या, क्लाउड सिस्टम। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कंप्यूटर और जो भी रोबोट है वो इंसान के जैसे काम करने लगे, इंसान के जैसे सोचने लगे, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो AI रोबोट भी आ गए अभी, AI चैट GPT आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चैट GPT का उपयोग कैसे करते हैं, बहुत सारे जो AI है उसको उपयोग आपसे बनता होगा, नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनके छोटे छोटे सेपरेट वीडियो ला दूंगा। और वो छोटे छोटे सेपरेट वीडियो कहाँ आएंगे, आपको देखने को मिलेगा, आपको ये जो वीडियो है वो देखने को मिलेंगे अरविंद टिप्स नाम का जो चैनल है, इसी का पार्ट इसमें, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं AI हमने देख ली। AI में देखिए आपको विजुअल परसेप्शन देखने को मिलता है, उसके बाद देखिए स्पीच रिकॉग्निशन है, डिसीजन मेकिंग है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, नॉलेज है, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी फैसिलिटी जहाँ उपलब्ध हो जाती है उसे बोल देते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसके कुछ आप देखोगे, इसके जनक की अगर बात करें तो जॉन मैकार्थी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पिताजी। बुद्धिमान मशीनों के विशेष रूप में बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आपको एक एक्सपर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, इसका मुख्य एप्लीकेशन उसके बारे में भी पढ़ना है। ये हिस्ट्री अगर पूछा जाए तो आप हिस्ट्री एक बार पढ़ लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। ठीक है, देखिए हमने लिस्ट प्रोग्रामिंग पढ़ा था, फंडामेंटल में AI के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद आप इसकी हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री के बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट सिस्टम, जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। मतलब इसके पास जो है ऐसी पावर है कि अगर हमको किसी चीज़ का डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। गेम प्लेइंग है, स्पीच रिकॉग्निशन, आप कुछ बोलते हो मोबाइल से वो सुनकर आपको रिप्लाई देता है, वो भी क्या है आपका, जैसे गूगल आंटी जो होती है आपकी, ओके गूगल नहीं बोलते क्या, तो आप जो है वो गूगल आपका क्या कहलाता है, वो आपका AI कहलाता है। नेचुरल लैंग्वेज आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का विज़न है, न्यूरल नेटवर्क है, रोबोटिक्स के अंतर्गत देखोगे AI है,
फाइनेंस के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस है, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विज्ञान, एविएशन में। तो ये सभी इसके एप्लीकेशंस है जहाँ इसका उपयोग किया जाता है एआई का। एक्सपर्ट सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक एक्सपर्ट सिस्टम काम करेगा। कैसे? वहाँ देखिए आपको बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज एक साथ देखने को मिलेगा और जो सर्च करेगा उसको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। अब देखिए मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखाता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज में ही चले हम, और माइक्रोसॉफ्ट एज में अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बिंग, जो बिंग है एआई, और उसके बाद इसमें दिखाता हूँ, या फिर चैट जीपीटी की बात करते हैं। चैट जीपीटी में भी आप देखोगे तो चैट जीपीटी में ये चीज़ें, चलिए यहाँ तो ये लॉगिन करने बोल रहा है, इसमें कर लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इस प्रकार हम सर्च करते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखिए ये जो है हमारा क्या है, सारी चीज़ों को ढूंढेगा एक प्रकार से एआई का। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम दैट आर फिजिकली सेपरेटेड बट आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क, और रिसोर्सेज को वो यूज़ करता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल गई। अब वो कुछ हमको ऑप्शन भी दे रहा है कि क्या आप इनमें से चाहते हो, जैसे हाउ डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे, वो हमको जो है इस प्रकार से देखिए सारी चीज़ें बताते रहेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक प्रकार का ये क्या है, एआई है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एआई मतलब एक प्रकार का एक्सपर्ट सिस्टम है जो हमने यहाँ पे देखे हैं, जिसके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं। तो नॉलेज वहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्ट जितने भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर एडवोकेट है, इन सब का नॉलेज लाकर नॉलेज बेस बना दिया गया, इंटरफेस इंजन बना दिया गया, और यूज़र के द्वारा उसको सर्च करने की फैसिलिटी दे दी गई, जैसे चैट जीपीटी। तो वहाँ पे जो है एक्सपर्ट तो नहीं है, परंतु वो जो है सारे नॉलेज यहाँ पर रख सकता है एक्सपर्ट सिस्टम। तो इसके बारे में आप देख लेना, यह नॉलेज बेस होता है, वर्किंग स्टोरेज, इंटरफेस, इंटरफेरेंस इंजन होता है, यूज़र इंटरफेस होता है। तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिए। उसके बाद इसके फ़ायदे देख लेना, कंसिस्टेंसी होती है, मेमोरी यहाँ देखने को मिलती है, लॉजिक देखने को मिलता है, एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, यानी कि हमेशा उपलब्ध हो जाता है, और लॉन्गेबिलिटी है। ठीक है, आगे हम बात करें इसके नुकसान, आप देख लेना एक बार। डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड नुकसान, टाइम एंड कॉस्ट है, स्पेसिफिक है, इमोशनलेस है, कॉमन सेंस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखा है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, दोनों में अंतर देख लीजिए। कन्वेंशनल सिस्टम जो नॉर्मल होता है, और एक्सपर्ट सिस्टम। इसके बाद आप देखो कि ह्यूमन एक्सपर्ट और आर्टिफिशियल एक्सपर्ट, दोनों में आपको अंतर देख लेना है। चलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब चलते फिरते कहीं से भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कर लेते हैं, मेंटेनेंस कर लेते हैं, उसे बोल देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल अगर बोले तो गूगल ड्राइव आप देखोगे। गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव एक प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक उदाहरण है, जहाँ पे अपनी रखी गई फाइल को आप चलते फिरते में मैनेज कर लेते हो। ठीक है, तो कहीं भी सर्वर पर जो है आप वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से कहीं से भी आप अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो, उसे बोल देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, इनको भी आप एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। बाय प्लेस के आधार पर देखें तो पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड होता है, कम्युनिटी होता है। और अगर सर्विस के आधार पर देखें तो आपको IaaS लिख में देखने को मिलेगा, PaaS है, SaaS है, RaaS है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पब्लिक वाला जो है, जिसमें आप देखोगे पब्लिक सिस्टम जो है सभी के लिए उपलब्ध रहता है, यहाँ पे मतलब आम जनता के लिए उपलब्ध रहता है, इसलिए पब्लिक बोल देते हैं। प्राइवेट कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है यहाँ पे, ये एक्सेस करने की अनुमति यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कम्युनिटी, कुछ संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और हाइब्रिड में आपको सभी चीज़ों का मिश्रण देखने को मिलता है। फिर हो जाती है IaaS, यानी कि आप देखोगे तो IaaS के अंतर्गत आपको इस सर्विस में मूलभूत संसाधनों जैसे फिजिकल मशीन है, वर्चुअल मशीन है, और वर्चुअल स्टोरेज ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस है, जो आपका स्ट्रक्चर है। उसके बाद PaaS में देखोगे तो आपको फिजिकल मशीन और स्टोरेज के साथ साथ प्रोग्राम और टूल्स को भी यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। और SaaS के अंतर्गत अगर देखोगे तो इस मॉडल के अंतर्गत आपको सीधे तौर पर एप्लीकेशन का प्रयोग मिल जाता है। तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। कुछ फ़ायदे देख लीजिए, मतलब कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन को इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी ऑथोराइज्ड यूज़र एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। इसके अलावा क्लाउड एप्लीकेशन को प्रयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ऑनलाइन डेवलपमेंट टूल भी प्रदान करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो क्लाउड में उपलब्ध सभी रिसोर्सेज नेटवर्क में इस प्रकार उपलब्ध रहते हैं, जैसे कोई क्लाइंट जो है इन्हें बिना किसी प्लेटफॉर्म की चिंता किए बिना एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपको ऑनलाइन डिमांड सेल्फ सर्विसेज भी प्रदान करता है।
ठीक है। इसके साथ ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग अत्यधिक प्रभावी जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग लोड बैलेंसिंग भी उपलब्ध कराता है। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए इसके, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन देखोगे तो फाइल स्टोरेज की सुविधा देता है, ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग की सुविधा देता है, वीडियो एडिटिंग की सुविधा देता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग जो है उसकी सुविधा देता है। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, जैसे आप गूगल ड्राइव का उपयोग करके बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन मैप उपयोग कर सकते हो गूगल मैप का, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स का उपयोग कर सकते हो, ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, गूगल में चलते हैं सीधे और आप देखिए यहाँ पे गूगल की ही विभिन्न प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म यहाँ बना सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए गूगल में ब्लॉगर बना सकते हैं, बुक्स उपयोग कर सकते हैं, स्लाइड उपयोग कर सकते हैं, सीट उपयोग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का उपयोग बताता हूँ। गूगल फॉर्म क्या है? यूज़र से डायरेक्टली इनपुट लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को गूगल फॉर्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, नया फॉर्म बनाना था, आप इस प्रकार बना सकते हैं। मैं इस प्रकार से आपको फॉर्म जो है बना बनाया वाला पहले से उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको बनाना भी अगर आपसे बनाना बनता तो ठीक है, नहीं बनाना बनता तो आप मुझे बताइए, मैं उसको जो है एक वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो नीचे देखिए नेम है, नेम के बाद ईमेल है, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ऐड सारी चीज़ें गूगल के द्वारा बनाई जाती है। इसको चाहे तो आप जो है प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रीव्यू देखोगे तो आप डायरेक्टली इसको फाइनल काम कर रहा है वैसा देखने को मिलेगा। देखिए इस प्रकार से आप देखोगे और बाद में सबमिट कर सकते हैं। ये हो गया आपका गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म के बाद भी आपको क्या मिलता है? गूगल डॉक मिलता है। गूगल डॉक का मतलब हो जाता है ऑनलाइन MS वर्ड का उपयोग कर लेना, इसे बोलते थे गूगल डॉक। ऐसे ही गूगल सीट होता है, एग्जाम में गूगल सीट भी आ सकता है, गूगल स्लाइड भी आ सकता है। तो इन सब के छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाकर रखा हूँ यहाँ पे, आप जाओगे और वीडियो देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में, अरविंद टिप्स में, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे वीडियो मात्र 1-2 मिनट 3 मिनट के, तो उनको आप देख लेना। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है गूगल प्ले स्टोर। गूगल कंप्यूटिंग की एक सर्विस है गूगल प्ले स्टोर, आप समझते होंगे, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। देखिए दिखा देता हूँ आपको गूगल प्ले स्टोर, जिसे प्ले स्टोर भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे देखोगे तो गूगल प्ले स्टोर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको मोबाइल में, आप देखिए फ़ोन में चला सकते हैं, टैबलेट में, सारी चीज़ों में इसको एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हो, मूवी आप सर्च कर सकते हो, बुक्स है, गेम्स है, इन सब चीज़ों को आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्या? एप्पल प्ले स्टोर। तो एप्पल प्ले स्टोर एप्पल में मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ सर्च करूँ धोखे से, तो चलिए यहाँ पे हम सर्च करके देखते हैं। हालांकि मेरा सिस्टम विंडोज़ है और एप्पल स्टोर अगर सर्च करेंगे, देख लेते हैं हम एप्पल स्टोर। ये मैकबुक में चलता है, iOS में चलता है। देखिए एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है एप्पल स्टोर। हालांकि खुल तो जाएगा। देखिए एप्पल स्टोर के अंतर्गत आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एप्पल स्टोर में आपको फ़ोन वगैरह, देखिए यहाँ स्टोर में जाओगे तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एप्पल प्ले स्टोर आप देख लेना, उसमें आपके आईफोन में अगर होगा, हालांकि इसमें देख लोगे, इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको जो है ये पढ़ लेना एक बार। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आपका पूरा घर इंटरनेट से कनेक्ट है और आप जो भी सोचोगे वो आपका जो है कनेक्ट रहेगा सारा घर। तो आप सीधे आप बोल सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं। कॉफ़ी मेकर्स आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन। आपने सोचा कि कॉफ़ी बनकर मिलना चाहिए, कॉफ़ी पीना है, तो कॉफ़ी जो है आपकी बनकर मिल जाएगी, ठीक है। हेडफोन्स वगैरह है, वेयरेबल डिवाइस है, वॉच है, स्मार्ट वॉच वगैरह बोल सकते हैं, IoT के एग्जांपल है। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट हाउस है, ये सब IoT की एग्जांपल है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो घर में, जैसे हमने सोचे कि लाइट ऑफ है, ऑफ हो जाना चाहिए तो लाइट ऑफ हो जाएगी, लाइट ऑन हो जाना चाहिए तो लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्मार्ट होम हम देख सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। बिग डाटा, डाटा से मतलब क्या है? डाटा मतलब आपकी जानकारी जो आप स्टोर करते हो। परंतु बिग डाटा क्या है? जैसे आप डेली बेस पर फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पर कितना डाटा है? बहुत सारा, पूरे विश्व का डाटा है। व्हाट्सअप पर कितना डाटा? बहुत सारा। टेलीग्राम पर, तो इनके डाटा को हम डाटा ना बोलकर क्या बोल देते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में जो डाटा होता है उससे बोल देते हैं बिग डाटा। क्या बोल देते हैं? बिग डाटा। तो आज यूट्यूब की भी बात करें तो यूट्यूब में बहुत लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वीडियो जो है अपलोड होते हैं डेली बेस पर। तो वो डाटा थोड़ी कहलाएगा, वो कहलाएगा बिग डाटा, ठीक है। और बिग डाटा आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में है। इसके जो है एग्जाम्पल, इसके उपयोग वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह, ये सब आप एक बार पढ़ लेना, एग्जाम्पल देख लेना, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है 4th यूनिट के अंतर्गत जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा हो गया, बिग डेटा क्या है, AI क्या है, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी तो हमने ऊपर ही देख ली, वर्चुअल रियलिटी, VR जो है आपकी मल्टीमीडिया में देखने मिलता है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आप
मतलब सिंपल सी बात है, आभास करना, यानी कि कुछ चीज़ है नहीं पर आभास कर रहा है। जैसे आप कार ड्राइविंग करने सीखने जाते हैं तो वहाँ सिमुलेशन टेक्निक उपयोग होती है। तो आपको एक हेलमेट टाइप का पहना दिया जाता है और वहाँ पे आपको फील आता है कि आप सही में कार चला रहे हो, तो वो क्या है, आपका वर्चुअल रियलिटी है। जैसे हेड माउंटेड डिवाइस है, वो भी एक प्रकार की वर्चुअल रियलिटी है। मल्टीमीडिया हमने पढ़े थे, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग, वायरलेस सर्विस, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। आईओटी भी हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पढ़ लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग, एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ लिए, गूगल डॉक, गूगल फॉर्म, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब बचा हमारा फिफ्थ यूनिट। तो ये फिफ्थ यूनिट आपको देखने मिलेगा, ये पीजीडीसीए के लिए है, तो सभी को ध्यान से पढ़ना है। डीसीए वाले भी पढ़ सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीसीए वाले पढ़ लेंगे तो उनके लिए भी ये फायदे का रहेगा, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, आपको काम आएगा। तो चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लोगों से काम कराने की कला को हम बोल देते हैं मैनेजमेंट। परंतु वही चीज़ें हमको इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में देखने को मिलती है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके अगर मैनेजमेंट किया जा रहा है तो उसे बोल देते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर हमको इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ताकि हम जो अच्छे से मैनेजमेंट को कर सके। तो देखिए यहाँ पे एमआईएस के अंतर्गत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक डेटाबेस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डेटाबेस में जाएगा मैनेजमेंट, ये कॉमन चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है राउंड में। तो ये आप मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत देखोगे तो आपको प्लानिंग देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजिंग देखने को मिलती है, स्टाफिंग देखने को मिलती है, जिसे हम नियुक्तियाँ बोल देते हैं, डायरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, जो है लीडर है, लीडर के फॉर्म में चलते हैं, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य होता है, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिलती है, मैनेजमेंट की प्रोसेस में। परंतु मैनेजमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें तो होती है, पर यहाँ पे आप देखोगे मैनेजमेंट सूचना प्रणाली एक सूचना प्रणाली है जिसका उपयोग कंपनी में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है आप टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाता है, सूचना को इकट्ठा करने में, उनका प्रोसेस करने में, उनको स्टोर कैसे किया जाना, सारी चीज़ों के लिए हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे निर्णय लेने में एमआईएस कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइनेंशियल विभाग में निर्णय लेना तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री, स्टॉक में, पर्सनल एम्प्लॉय के रूप में, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन अगर मेंटेन करना तो उसमें एमआईएस काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन में, रियल एस्टेट, मार्केटिंग है, रॉ मटेरियल्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन सभी जगह आपकी जो एमआईएस है वो काम करेगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए प्रभावी निर्णय लेने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है जो हमें एमआईएस से मिलती है। एमआईएस संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर सुविधा प्रदान करती है। साथ ही रिकॉर्ड को मैनेज करने में भी एमआईएस हमारी हेल्प करती है। कंपोनेंट अगर देखें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाटा होना ज़रूरी है। डाटा होंगे तो उसको स्टोर कैसे करना, उसकी प्रोसीजर होना चाहिए, कहाँ स्टोर होगा, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उपयोग कौन करेंगे, पीपल, ये मुख्य चीज़ें आपकी कहलाती है कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स मतलब तत्व। तत्व आप देख लेना, एक एक लाइन में यहाँ पे पढ़ा हुआ है। फिर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लेवल आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, बॉस जिसे बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलता है सबसे ऊपर। फिर सीनियर मैनेजर जो कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस जिसे बोलते हैं। फिर मिडिल वेयर में आप देखोगे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलता है। और लास्ट में वर्कर की श्रेणी में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि टीपीएस देखने को मिलता है। तो आप एक बार इनको यहाँ पर पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आता है आपका एचडीएलसी। क्या आता है, एचडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो सिस्टम की शुरुआत से, यानी कि कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने, शुरुआत मतलब सोचने से लेकर उसके मेंटेनेंस तक की पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं एचडीएलसी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रीलिम्स इन्वेस्टिगेशन। फिर आप देखोगे फिजिबिलिटी स्टडी, फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों के उसका विश्लेषण किया जाता है, सिस्टम क्या विश्लेषण किया जाएगा, सिस्टम को डिज़ाइन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि भाई सही बना कि नहीं, फिर सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद रख रखाव की बात होती है इम्प्लीमेंटेशन के बाद, फिर बाद में उसको रिव्यू किया जाएगा। तो सारी स्टेप गोल गोल चक्र के फॉर्म में घूमती रहती है। तो सिस्टम की शुरुआत से लेकर, यानी कि सिस्टम का पूरा जीवन चक्र को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेना यहाँ पे एक एक करके, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब लाभ हानि की गणना कर लेना, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अनुसार। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक क्या होती है कि डाटा को इकट्ठा करने की जो टेक्निक है उसे फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक बोल देते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट का रिव्यू करना, इंटरव्यू लेना, क्वेश्चंस पूछना, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करना, ये सब जो होती है आपकी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है। डेटा एनालिसिस करने के कुछ टूल्स होते हैं,
उसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। डेटा एनालिसिस करने के टूल्स की अगर बात करें तो वो हो जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, जिसमें आपको डेटा डिक्शनरी देखने को मिलती है। डेटा का डेटा डिक्शनरी कहलाता है। इंग्लिश के फॉर्म में अगर देखें स्ट्रक्चर इंग्लिश देखने को मिलता है। डिसीजन ट्री होता है, यहाँ पे डिसीजन टेबल होता है। तो ये सब जो होते हैं टूल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो डेटा डिक्शनरी एक प्रकार का डेटाबेस में मेटा डेटा कहलाता है। मेटा डेटा को स्टोर करता है, जैसे आपके बुक में इंडेक्सिंग होती है कि नहीं, वैसे ही मेटा डेटा होता है। इसके बाद देखिए आपको मिलेगा जो है आपको स्ट्रक्चर इंग्लिश देखने को मिलेगी, जिसमें आप लॉजिक्स वगैरह लिख सकते हो। साथ ही आप डिसीजन ट्री की अगर बात करें तो विजुअलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है। जैसे आप थ्योरी में लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ बोला जा रहा है, अगर बोलोगे 1000 के ऊपर जो भी खरीदेगा, परचेस बड़ा है 1000 से, तो देखिए उसने 7 दिन तक अगर पेड नहीं किया है तो वो 8% का डिस्काउंट लेगा। अगर वो पेड कर देता 7 दिन में तो 9% का डिस्काउंट लेगा। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी को बोल देते हैं डिसीजन ट्री। क्या बोल देते हैं? डिसीजन ट्री बोल देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए। एक होता है डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल में भी आप देखोगे यह है टूल जो है जिसका प्रयोग परीक्षण और आवश्यकता के प्रबंधन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशंस होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चीज़ें है वो यहाँ सारे जो टॉपिक है HDLC वगैरह सारे क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं DCA में जो कुछ यूनिट है, जो पहली यूनिट है मल्टीमीडिया की, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम जो है मल्टीमीडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वीडियो कौन सा देखना है। तो अलग से यहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं लेना। देखिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिलेगा जो सेकंड सेम की प्लेलिस्ट है हमने देखे थे। अभी हमको देखना है फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट। फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में जाओगे और आपको जाना DCA वालों को। देखिए मल्टीमीडिया, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया की पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, 2 यूनिट आपको यहाँ पर देख लेना है तो आपका यहाँ काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचा ई-कॉमर्स का। तो ई-कॉमर्स आपको वो वहाँ पे मिलेगा। बाकी चीज़ें तो आपकी कंप्लीट हो गई, 2 यूनिट और बाकी की 3 यूनिट यहाँ से पढ़ना है। तो DCA वालों का भी ये काम हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।